अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खावर। सबसे पहले एक अफसोसनाक खबर, पाकिस्तान रेलवे की तारीख हादसा से भरी पड़ी है और अब हम देख रहे हैं एक और ट्रेन हादसा हुकूमत जाने से 3 दिन कबल पेश आया है। कराची से हवेलियां जाने वाली हज़ारा एक्सप्रेस की कई बोगियां नवाबशाह के करीब पटरी से उतर गईं, जिसके नतीजे में दर्जनों अफराद जाम बहक हुए हैं, 80 से ज़ायद अफराद जख्मी हो चुके हैं। तो बताया जा रहा है कि कराची से आने वाली हज़ारा एक्सप्रेस सरहारी रेलवे स्टेशन के करीब हादसे का शिकार हुई और इस हादसे में हज़ारा एक्सप्रेस की कई बोगियां ट्रैक से उतर गईं, जिसके मनाजिर आप न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं। फिलहाल इस हादसे की जो वजूहात हैं उसके बारे में मालूम नहीं हो सका है, जबकि जो ट्रेन में मौजूद मुसाफिर हैं उनका ये कहना है कि हज़ारा एक्सप्रेस में बहुत ज़्यादा मुसाफिर सवार थे और ट्रेन का हादसा इस कदर अचानक हुआ कि उन्हें संभलने का मौका ही नहीं मिला। अब ये हादसा है या फिर तकरीबकारी, इस हवाले से इन्वेस्टिगेट भी किया जा रहा है, लेकिन बताया यह जाता है कि रहीम यार खान से लेकर कराची तक का जो रेलवे ट्रैक है वो खासा नाकिस है। पटरियों से जब बोगियां उतरने का ये वाक़या है, ये पहले भी बहुत से वाक़यात पेश आए हैं और ये एक मामूल की बात है। इस हवाले से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे मजीद भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज। नाअहली और गिरफ्तारी, मंजरनामा बदल गया, क्या मजीद बदलेगा? एक और अफसोसनाक हादसा या तकरीबकारी। पाकिस्तान ने दिल बड़ा कर लिया, कौमी टीम का दौरा भारत कंफर्म। और रिजवाना तशद्दुद केस, मुलजिमा JIT को राम करने में नाकाम। और अब एक बार फिर से बात करेंगे ट्रेन हादसे से मुताल्लिक। जो एनी शाहिदीन वहाँ पर मौजूद थे, जो लोग ट्रेन में मौजूद थे, उनका ये कहना है कि हज़ारा एक्सप्रेस में बहुत ज़्यादा मुसाफिर सवार थे और जो ट्रेन का हादसा है वो इस कदर अचानक हुआ कि किसी भी मुसाफिर को संभलने का मौका ही नहीं मिला। दर्जनों अफराद अब तक अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, जबकि 80 के करीब अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हैं। और अभी इस मामले को प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट भी किया जा रहा है कि ये कोई हादसा था या फिर तकरीबकारी की गई है, तो तहकीकात के बाद ये पता चल सकेगा। बहुत से लोगों का इस हवाले से ये कहना है कि वहाँ पर जो पटरियाँ हैं वो भी चोरी कर ली जाती हैं, जो नशई वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो पहले भी इस तरह की खबरें सर्कुलेट करती रही हैं कि रहीम यार खान से कराची तक का जो रेलवे ट्रैक है वो खासा नाकिस है, इस पर कभी भी ठीक तरीके से काम नहीं किया गया। पटरी से जो बोगियां उतरने का वाक़या है वो पहले भी पेश आता रहा है, ये बिल्कुल मामूल का एक वाक़या समझा जा रहा है, लेकिन इंतहाई अफसोसनाक ये सिचुएशन है जहां दर्जनों अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, 80 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। तो कराची से आने वाली हज़ारा एक्सप्रेस सरहारी रेलवे स्टेशन के करीब हादसे का शिकार हुई है। इस हादसे में हज़ारा एक्सप्रेस की कई बोगियां ट्रैक से उतर गई हैं। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट नवाबशाह से इमरान काशिफ अब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स लेते हैं। इमरान, बताइएगा ये हादसे में जानी नुकसान के अलावा अब तक क्या इत्तलात सामने आ रही हैं? हेलो जी इमरान, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी दोबारा रिपीट सर। जी बताइएगा, हादसे में जानी नुकसान के हवाले से अब तक क्या इत्तलात मिली हैं? कितने अफराद जख्मी हैं, कितने अफराद जाम बहक हो चुके हैं? जी इस वक्त जो है 30 के करीब अफराद जो गुज़िश्ता जो हादसा रोनुमा हुआ हज़ारा एक्सप्रेस का, उसके 30 के सरकारी जो नोट है वो अलामिया जारी किया गया कि 30 के करीब अफराद मुसाफिर जो है वो जाँ बहक हुए हैं और जबकि 67 जो करीब जो है शदीद जख्मी ज़ेर इलाज पीपल्स मेडिकल हॉस्पिटल नवाबशाह में है। और शदीद नौयत के जो है 10 से 12 जख्मियों को जो है कराची रेफर किया गया, जबकि नॉर्मल 80 के करीब जख्मी जो है वो उनको तिब्बी इमदाद देने के बाद घरों पे रवाना किया गया है। जबकि इस वक्त की जो सूरत है आप बताता चलूँ, सरहारी रेलवे ट्रैक डाउन जो है वो बहाल कर दिया गया है मरम्मत रेस्क्यू अमल करने के बाद। दोनों अतराफ की जो ट्रेन कराची से पंजाब और पंजाब से कराची जाने वाले जो ट्रैफिक है ट्रेन की वो सर्विस बहाल कर दी गई है, जबकि अब ट्रेन का जो सिलसिला है बहाली का वो जारी है। रेलवे अकाम पे जो हमारी बात हुई थी तो उनका यही कहना था कि दोपहर 3 बजे तक रेलवे आपको बहाल कर दिया जाएगा। जी ठीक है इमरान, कौन कौन से इदारे इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल थे और साथ ही साथ बताइएगा जो तमाम मुसाफिर थे उन्हें उनकी मंजिल मकसूद तक पहुंचाया गया अभी तक? जी
मैं बताता आपको ये चलूँ कि पाक फौज के जवान खसूसी दस्ता जो है हादसे के फौरन जो है बाद वहाँ जयवका पे पहुंचा और उससे बेकाबू जो है एडी रेस्क्यू और 112 के जो कार हैं वो वहाँ पहुंचे। और उससे पहले जो है हादसा की इत्तला मिलते ही हौलनाक हादसा जो हुआ था, मुकामी अफराद शहर सरारी के और नवाई गाँव के लोग जो है वो वहाँ पहुंचे और उन्होंने अपनी मदद आपके थे उनको रेस्क्यू करके एतराफ के मुकामी रूलिंग हेल्थ सेंटर्स और करीबी जो शहर तहसील लगते हैं, सकरन है, अपना नवाबशाह है, शहजादपुर है या शाहपुर जाकर उधर और सरारी रोलिंग हेल्थ सेंटर मुंतकिल किया था। ठीक है, तो अभी तक इमरान ये बताइएगा कि रेलवे हुक्काम का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ सामने आया है, क्योंकि काफ़ी लोग ये भी कहते दिखाई दे रहे हैं कोई तकरीबकारी का वाक़या भी हो सकता है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। दूसरा, ट्रेन के ट्रैक के बारे में भी ये कहा जाता है कि जो ट्रेन का ट्रैक है रहीम यार खान से कराची तक वो बहुत नाकिस है। देखिए जो रेलवे काम की मैं बात करता चलूं तो वो अपनी जो सर पे जो बीती है ये कहानी, वो अक्सर और बेशतर इस तरह के वाक़यात जब रौनुमा होते हैं तो वो इसका रोना धोना शुरू कर देते हैं कि ये तहक़ीक़कारी हो सकती है या टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया। लेकिन जो मैं आपको ये बताता चलूं कि रेलवे ट्रैक का जो अगर हमें मुआयना किया जाए, घोटकी से लेके कराची का जो है लौंडी तक का एरिया जो है खस्ता हाली का शिकार है। रेलवे ट्रैक बोसीदा हो चुके हैं, रेलवे ट्रैक की जो स्लीपर्स हैं वो जगह जगह से टूट का शिकार है और उसके क्लिपर्स जो है रेलवे के जो ग्रिप बनाते हैं वो निकले हुए हैं। अगर ये रेलवे अपने इंजीनियर्स जो हैं वो अपने अमले के हमरा लोकल उसको जो सर्वे करते हैं वो भी गाय बगाए गफलत नहीं रहते हैं, ख्वाब गफलत के नींद सो रहे होते हैं और सबका कहना होता है कि सब ठीक है। ये ट्रैक मैं आपको बताता चलूं कि बारिश और सैलाब की वजह से इतना डैमेज हो गया, इससे कभी ये पहले मुतासिर हुआ था, लेकिन उसके बाद इसको बहाल नहीं किया गया, ना दुरुस्त किया गया। इतने महंगे अरबों के प्रोजेक्ट के टेंडर पास होते हैं इसकी बहाली और दुरुस्ती के हवाले से, लेकिन वो उधर नहीं लगते और इस तरह के रोनुमा सानियात माजी में भी हुए हैं। और अब अगर इसको मजीद दुरुस्त नहीं किया जाएगा तो ये वापस इसी तरह के वाक़यात रोनुमा मुमकिन हमें देखने को आएंगे। मैं और ये भी बताता चलूं कि इस ट्रैक के अगर जो स्पीड है ट्रेन की वो 120, 110 की 130 की स्पीड जारी होती है ट्रेन की, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है आप 30 से 35 जो स्पीड है वो भी इस ट्रैक पे नहीं चला सकते ट्रेन के हवाले से। ठीक है इमरान, अभी जख्मियों की हालत कैसी बताई जा रही है? तकरीबन 80 के करीब ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में हैं, वहाँ पर ट्रीटमेंट उनको प्रॉपर दिया जा रहा है और जो लोग जान बहक हो चुके हैं पाकिस्तान रेलवे की तरफ से या हुकूमत की तरफ से उनके लिए कंपनसेशन अभी तक कोई अनाउंस किया गया है इस तरह का? जी, इस वक्त हुकूमत सिंध या फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से जांबाज अफराद के हवाले से उनको माली इमदाद का कोई इस तरह का अलामिया जारी नहीं हुआ, ना अलर्ट जारी हुआ है, ना ऐलान हुआ है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब वाक़या रोनुमा हुआ तो 2.5 घंटे तक बिले इंतजामिया और अरकान असम्बली और मुंतखब नुमाइंदे जाए वक़्त से गायब नजर आए, नायाब नजर आए और लोगों ने अपनी मदद आप इंसानी हमदर्दी के तहत ब्लड भी दिया उनको, अपनी पर्सनल गाड़ियों पे चमची और आपके झारखंडों पे आपके ट्रालियों पे उनको लेके अस्पतालों तक पहुंचे। जब पहुंचे तो वहां पे एक और नया हमें नजर आया निजाम के, वहां पर अमला भी नायाब नजर आया, डॉक्टर से पैरामेडिकल स्टाफ भी, मेडिसिन भी यहाँ तक नहीं थी। जब तक सूबाई वजीर अजरा पेशो साहिबा जो है डॉक्टर, उनकी हिदायत होती है कि हमने बहुत अच्छे इकदाम किए हैं जब ये ऐसे रोनुमा वाक़या हो, चाहे रोड हादसे हो या ट्रेन हादसे हो या कोई और हादसा भी पड़ा हो, तो इस तरह में ज्यादा तादाद में लोग पहुंच रहे हैं जख्मी, तो उनके इलाज सिद्धि के लिए हंगामी सूरत हाल में कोई अवेलेबल नहीं होता और जख्मों की ताब ना लाते हुए बेचारे जो मुसाफिर हैं वो कई जाने से। ठीक है इमरान, ये भी बताएगा अभी जो ट्रेन की आमदरफ्त है, अगर ट्रैक क्लियर कर दिया गया है तो क्या आमदरफ्त शुरू हो चुकी है ट्रेन की? जी, मैं ये बताते चलूं कि डाउन ट्रैक जो है फजर के वक्त 5 बजे को बहाल कर दिया गया था और उसमें इब्तदाई तौर पर जो है
कराची के लिए जो है नवाबशाह स्टॉप जो ग्रीन लाइन और हजारा एक्सप्रेस पंजाब से आने वाली वो रवाना की गई है। और जो कल हजारा एक्सप्रेस जो हादसे का शिकार हुई थी, इसमें बच जाने वाली चंद बोगियां जो है करारी से सरगोदा के लिए रवाना कर दी गई है। जी ठीक है इमरान, हमने ये देखा है कि जो वाकयात हैं ये काफ़ी बार पेश आते हैं, बोगियां अक्सर ट्रेनों की उतर जाती हैं लेकिन इतना जानी नुकसान नहीं होता। इस मरतबा ऐसा क्या हुआ है? क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि ट्रेन की रफ्तार भी ज़्यादा नहीं थी और ज़्यादातर जो हादसा हम देखते हैं वो इसी एरिया में होते हैं, इसी लाइन पर होते हैं। जी बिल्कुल, यह अभी हालिया गुज़िश्ता माह भी नहीं हुआ है कि पट्टीजन के करीब भी मालगाड़ी बरदार पटरी से उतरी थी और माजी में भी और ट्रेनें मुख्तलिफ जंक्शन के मुकाम पर उतरी हैं। लेकिन अगर हक्कान बाला रेलवे हो चाहे मिनिस्टर्स हो, वो अपने VIP प्रोटोकॉल देखते हुए दौरे पे हजारों लाखों रुपए खर्च जरूर कर जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अमली इकदाम नहीं होते कि ट्रैक को बहाल किया जाए। सिर्फ ये अब तखरीबकारी की नौयत के हवाले से मैं बात करूं कि वो उनका कहना है कि ये तखरीबकारी हो सकती है, वो अपना मलबा उल्टा डालने के बजाय तखरीब दहशतगर्दी के हवाले को नौयत तरजीह दे रहे हैं, लेकिन इस तरह की ये बात नहीं है। इन्होंने रेलवे ट्रैक को मरम्मती काम दुरुस्त नहीं किया, बोसीदा हुआ है। अगर वो सेट करें तो बहुत अच्छा है। इस वक्त मैं बात करूं कि पाक चीन दोस्ती के हवाले से ML1 का जो प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, वो उसकी तो स्पीड मैं समझता हूँ कि ट्रेन की इस तरह से होगी कि 150 के करीब स्पीड जाएगी अगर ML1 का प्रोजेक्ट शुरू होता है। लेकिन उसको शुरू होने से इस हुकूमत ने अभी तक उस हवाले से कोई इक़दाम रेलवे ट्रैक से नहीं दिए हैं। ठीक है इमरान, जिस तरह से आप ये बता रहे थे कि शुरू में जो इमदादी ऑपरेशन था वो बड़ा डिले का शिकार हुआ, इस दौरान जो मकामी अफराद थे वो अपनी मदद आपके तहत लोगों को वहां से रेस्क्यू करते रहे, तो क्या वजह थी इमदादी ऑपरेशन वहां से क्यों इतना लेट शुरू हुआ? जी एक तो ये बताते चलूं कि माजी के जो बरसात का पानी है अब भी अतराफ में कुछ जगहों पे खड़ा हुआ है, रेलवे ट्रैक के पास वो निकासियाब नहीं हो चुका। अफसोस की बात है कि इंतजामिया की यहीं की तहसी नजर आ गई कि उन्होंने जितने दावे किए कि हमने सिंध से कई इलाकों से पानी निकाल दिया है, एक तो उसके रेलवे ट्रैक के अतराफ दोनों पानी में मौजूद था और जो मुसाफिर गिरने के बाद उस पानी में गिरे और कई लाशें वहां से निकाली गई कल, और कुछ जो है बोगियां उस पानी के पुल के ऊपर भी वहां पे गिरी हुई थी। लेकिन अब वहां पर इतना जो निजाम है दलदल टाइप की गारा बनी हुई है और अगर आप गाड़ी लेके जाएं तो स्लिपिंग का नजर आएगी आपको। और फिर दूसरी बात ये कि जब मुसाफिरों को लेने के लिए जो मुख्तलिफ शहरों से एम्बुलेंसें आई और समाजी NGO की जो एम्बुलेंसें आई वो उनको भी बड़ी शदीद मुतासिर हुई, क्योंकि रेलवे के ट्रैक के बाद जो है रोड से रवाना होना था, मुंतकिल करना था जख्मियों को। वो खस्ता हाल उसके हालत ऐसी है कि अरकान असेंबली ने दावे किए होंगे कि हम तरक्याती काम कराएंगे, बुनियादी सहूलतें देंगे आवाम को। अगर आप मैं समझता हूँ कि किसी बीमार को इमरजेंसी में लेके जा रहे हो तो वो रास्ते में ही दम तोड़ दें। ठीक है इमरान, और पाक फौज के दस्ते भी मौजूद थे इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, वो अब रवाना हो चुके हैं यहाँ से? जी नहीं, पाक फौज के दस्ते के नौजवान जो हैं माशाल्लाह से शाना बशाना रेस्क्यू के हर काम में रात गए तक, कल दिन से लेकर रात गए तक वो इस अमल में शामिल रहे और अब भी इस वक्त पाक फौज के जवान मौजूद हैं रेस्क्यू अमल के दौरान। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान काशिफ अब्दो, नुमाइंदा न्यूज़ नवाब शाह हमें अपडेट कर रहे थे। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया ये, और अभी तक ये इतलात मौसूल हो रही हैं तकरीबन 30 के करीब लोग जाँ भाग हो चुके हैं, 80 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मुतालिक, जिनके नाकदीन ने उनको लाडले के लक़ब से नवाजा था। एक वक्त था कि लाड ऐसे उठाए गए कि कप्तान तारीख़ पाकिस्तान में सादिक अमीन करार पाए, वज़ीर आज़म बने, मुस्बत रिपोर्टिंग के अहकामात जारी हुए। पर वक्त की खूबसूरती यह है कि यह कभी भी एकसा नहीं रहता और देखते ही देखते वक्त ने ऐसा पलटा खाया कि लाडले से लाड नहीं रहा। आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ जेल की सलाखों के पीछे हैं, साथ ही उनका साथ छोड़ चुके हैं। यहाँ तक कि जो तराश खराश करके कप्तान को कप्तान बनाया गया था कि उनके जैसा ईमानदार पाकिस्तान में ना कोई है ना कोई आएगा, उस बुत को भी पाश पाश कर दिया गया। जज हुमायूं दिलावर ने फैसला सुनाते हुए कहा कि चेयरमैन PTI ने तोशा खाना से लिए तहफ़ का गलत फ़ायदा उठाया, झूठा रिकॉर्ड जमा कराया। उनकी बेईमानी पर कोई शक नहीं है। फॉर्म B के मुताबिक बेचे के असासों की तफसील देना लाजिम था। उन्होंने खुद माना था कि तोहफे बेच दिए हैं, उनकी फराम करदा मालूमात गलत साबित हुई।
काबिल समाअत होने की दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। अदालत की जानिब से मजीद कहा गया कि मुलजिम के खिलाफ इल्ज़ाम साबित हो गया है। मुलजिम ने झूठा बयान जमा करवाया, मुलजिम ने झूठी डिक्लेरेशन दी, मुलजिम ने इलेक्शन कमीशन में झूठा बयान हल्फी दिया। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकब भी करार दिया, जिसके बाद चेयरमैन पीटीआई को लाहौर से गिरफ्तार करके अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया है। चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल मुंतकिल करने के बाद जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलियात भी फराहम कर दी गई हैं और जेल से आने वाली इतलात के मुताबिक इमरान खान को मैनुअल के मुताबिक खाना फराहम किया जाएगा, जबकि उन्हें अपने साथ बैरक में जो ज़रूरी सामान है जैसे तौलिया है, टिश्यू पेपर है, पीने का पानी है, चश्मा है, तस्बीह है और घड़ी रखने की इजाज़त भी दी गई है। इंतज़ामिया की जानिब से लॉकअप में पानी, कुर्सी और ज़मीन पर सोने के लिए मैट्रेस भी फराहम कर दिया गया है, जबकि कूलर, एयर कंडीशन जैसी सहूलियात को अदालती हुक्म से मशरूत किया गया है। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद पार्टी की बागडोर शाह महमूद कुरैशी के हाथ में आ चुकी है। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने हुकूमत के आखिरी दिनों में कसूर में बहावल नगर मोटरवे का इफ्तिताह करने गए और वहाँ मुस्लिम लीग नून के जलसा आम से ख़िताब किया उन्होंने, और उनका ये कहना था कि चेयरमैन पीटीआई जो हैं उन्होंने काबा के मॉडल वाली घड़ी तो चोरी नहीं की थी। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि साबिक हुकूमत ने IMF से मुआहदा तोड़ा, जिसका खुमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं और हमें जो चीज़ें हैं मज़ीद महंगी से महंगी करनी पड़ी हैं। बिजली के यूनिट्स में इजाफा हो चुका है, उसके साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हमने एक बहुत बड़ा इजाफा देखा कुछ रोज़ कबल। तो ये सारा जो जिम्मेदारी है ये इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ डाल रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और उनकी हुकूमत पर। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे सीनियर तजियाकार ताहिर मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया। ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चेयरमैन पीटीआई को तो शखाना केस में सजा हो गई भी हो चुके हैं, तो आपको लग रहा है कि मुल्क में एक जो बड़ी सियासी तब्दीली जिस पर बात की जा रही थी कि जब पीटीआई चेयरमैन गिरफ्तार होंगे तो एक भौंचाल सा दोबारा से आएगा, अब वो इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं ले सकते? देखिए, भूचाल इस तरह तो जो हमारा एक माइंड बन गया 9 मई वाला, ऐसा तो नहीं होता पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। मेरा हाल है पीटीआई ने गेन किया है, जो उनकी सिंपैथी फैक्टर है, जो पीटीआई चेयरमैन के लिए हालात है, वो मजीद पॉलिटिकली इलेक्शन वाइज बेहतर हुए हैं। मेरे ख्याल में भूचाल अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जो वोटर है उसका जो असल एक्सप्रेशन है वो तो वोट वाले दिन होगा ना, जिस दिन आप इलेक्शन कराएंगे। तो मेरा ख्याल है, मैं समझता हूँ कि अगर तो आपका उस तरफ रेफरेंस है क्योंकि एहतजाज नहीं हुआ, लोग सड़कों पे नहीं आए और एक उस तरह का मारामारी का इजहार नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं लिया जा सकता कि पीटीआई के लिए 6 दिन खत्म हो गया है या चेयरमैन की मकबूलियत कम हो गई है। मेरे ख्याल में उससे जो मकबूलियत का एक जो पैमाना हमारे यहाँ होता है वो होता है कि अगर स्ट्रॉन्ग मैन खड़ा हो जाए ना किसी ताकतवर के सामने, तो लोग फिर उसमें मजीद दिल देते हैं कि वोट इसी को देना है। मेरे ख्याल में पॉलिटिकली इमरान ने गेन ज्यादा किया है बनिस्बत के नुकसान के। ठीक है, लेकिन आप ये समझते हैं कि अगर हम सियासी मंजरनामा देखते हैं, माजी की भी अगर बात करते हैं, 2018 की अगर बात करें, जिस तरह से मुस्लिम लीग नवाज को बिल्कुल साइड लाइन पे कर दिया गया, आज वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी होता दिखाई दे रहा है। तब पीटीआई वाले खामोश थे, वो उस पर खुशियां मना रहे थे। आज अगर पीटीआई चेयरमैन के साथ हो रहा है तो पूरी पीडीएम खुश दिखाई दे रही है। तो वो तो अनफॉर्चुनेट है, जो आपका सवाल है बड़ा बुनियादी सवाल है। वो कि 2018 नहीं, फिर आपको उससे पीछे जाना पड़ेगा। पाकिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशन आपका बना है 73, या आपके पहले इलेक्शन है 1970 के, जब 1 मैन 1 वोट पे आप शुरू हैं, आपने इलेक्शन वहां से शुरू कर लेते हैं। तो जनाब, आपने जिस बंदे ने जिस पार्टी ने, अवामी लीग ने मेजोरिटी ली थी, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था उस जमाने में, पाकिस्तान का मशरकी पाकिस्तान था, हमने उस असेंबली नहीं बुलाई। मतलब मैं ये कहने का, चले आप 2002 में आ जाए, 1900 पिछले हम चले जाए, फिर बेनजीर और नवाज शरीफ के दरमियान जितने भी इलेक्शन हुए वो सारे कहा जाता है जी कि एक को 18वीं तरमीम से सदर पाकिस्तान कहते थे करप्ट था, इसका मतलब अब दूसरे की बारी है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो सियासी और रियासती निज़ाम है वो फेयर और फ्री इलेक्शन कराने में कभी भी कामयाब नहीं हुआ। पाकिस्तान की पूरी तारीख में आप जिस मर्जी बड़े मुबस्सिर के पास चले जाए, आप जिस मर्जी बड़े साइंटिस्ट के पास चले जाए, उससे एक सवाल कर लें कि आज तक कोई ऐसा इलेक्शन हुआ है पाकिस्तान में जिसको सारी जमातों ने, हारने वाले ने, जीतने वाले ने, सब ने कबूल किया, तो आपको जवाब मिलेगा नहीं। तो बेसिकली ये एक दायरों का सफर है। हमारे यहाँ ये कभी भी नहीं हुआ। 2018 में सबको पता था कि इस बार नून जीतेगी और हारेगी, इस बार पीटीआई की बारी। अब इसी तरह का तासर है कि जनाब पीटीआई की बारी तो खत्म हो गई है, तो इसका मतलब है समथिंग इज रॉन्ग विद द सिस्टम। ठीक है, लेकिन फिर आप ये समझते हैं कि पीटीआई चेयरमैन जो हैं उनकी जो फिर एक वो सियासी अना है, वो ईगो है, वो बीच में आई है, जब अपने
जब वो हुकूमत कर रहे थे तब भी वो किसी के साथ मुज़ाकरात करने के हामी नहीं थे, जब वो मुश्किल हालात में भी आए तब भी हमने देखा कि मुज़ाकरात की टेबल पर वो फिर भी नहीं बैठे। तो पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है उसमें हम देख रहे हैं, ये वज़ीर आज़म की एक लिस्ट मौजूद है जो अदालतों के ज़रिए नाअहल हुए साबिक वज़ीर आज़म, चेयरमैन PTI 7वें वज़ीर आज़म हैं। आपको लगता है कहीं अगर लचक दिखाते तो आज ये हालात उनके लिए ना होते? ये बड़ा बुनियादी आपने अच्छा सवाल किया। मैं समझता हूँ कि चेयरमैन में जो वो एक वर्ल्ड का विनर कैप्टन है वो गया ही कहीं नहीं है। ही इज ऑलवेज ए फास्ट बॉलर। मतलब एक पॉलिटिकल जो बंदा है, खास तौर पे हमारे जैसे माशरे में, उसमें लचक होना बड़ा जरूरी है। मुज़ाकरात हों या जिस तरह, और मैं समझता हूँ कि उनका एक और भी बड़ा सवाल है जो बज़ाहिर तो आप कहेंगे मैं बड़ी पर्सनल बात करने लगा हूँ, ये भी एक बड़ा सवाल है 3.5 साल में कि कहा गया था कि उनकी जो मोहतरमा बेगम साहब है वो बड़ी रूहानी है, मजहबी है, उनका सियासत से ताल्लुक, मुल्की मामला से ताल्लुक नहीं। हमें तो बच्चे ने बताया था कि CM पंजाब वो लगाती थी। हमें तो केसरें हमने सुनी, वीडियो सुनी, में उनकी आवाजें सुनी, उनको तोहफे लेने का भी शौक था। तो मैं तो इसका भी कसूरवार चेयरमैन नहीं है कि अगर आपकी जो जाती जिंदगी है, क्योंकि मैं नहीं मुनासिब समझता किसी की जाती जिंदगी में दिलचस्पी ली जाए, ना मेरा हक है, मगर पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ 2 चीजों ने चेयरमैन को बड़ा नुकसान उठाया। एक तो लचक ना होना, और दूसरा अब जाती जिंदगी को, जाती बीवी को पॉलिटिकली जो इन्फ्लुएंस है, उस 2 बड़ा नुकसान किया चेयरमैन। ठीक है मलिक साहब, तो क्या समझते हैं आप? एतजाज अहसन की भी स्टेटमेंट आई है इस वर्डिक्ट के हवाले से कि फैसला पहली अपील में मुअत्तल हो जाएगा। क्या इतना कमज़ोर फैसला है ये? और जो PDM जमातों की अगर बात करें तो उनको अभी भी रिजर्वेशंस हैं कि जब यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल किया गया, नवाज शरीफ को नाअहल किया गया, तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट से हुए थे। खान साहब के पास अभी काफ़ी मौके मौजूद हैं, सेशन कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। मुझे इत्तेजाज साहब की समझ नहीं है ये बात क्या कर रहे हैं। एक बंदे पे 200 मुकदमे हैं, कितों बचेगा, की कर लेगा? मतलब बात मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि एक पॉलिटिकल प्रोसेस है। एक बंदा है पाकिस्तान, उसका क्लेम है कि ही इज द मोस्ट पॉपुलर मैन। अब आप उसको इस चक्कर में ला रहे हैं कि यार वो 2-3 दिनों में उसमें जमानत हो जाएगी। तो जमानत होगी तो क्या होगी? हाँ साहब अपना वीलॉग शुरू कर देंगे, 10,000 बंदा सुनेगा, तो वट होगा क्या? पॉइंट सिंपली ये है कि हाँ, जो जहाँ पे चेयरमैन PTI खड़ा है, क्या पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे? पहली बात। दूसरी बात है, क्या ये पार्टी अपनी जो पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी है उससे दबाव डाल के इलेक्शन करवा सकती है? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल है, अगर इलेक्शन होंगे वो फेयर और फ्री होंगे कि नहीं? ये बड़ी छोटी चीज। जेल में चले गए, जेल से आ जाएंगे तो अब उनकी जमानत हो जाएगी, फिर हम जल्दी से उनको बाहर ले आएंगे। बाहर लाके की करोगे? मैं 2 महीने तो की कर रहे अपना चेयरमैन। तो अगर आगे उसने वीलॉग ही करने हैं तो वो तो बेहतर है कि जेल में पॉलिटिकली गेन कर रहा है। मैं एक तंजन एक पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इमरान की अब गिरफ्तारी इन मटीरियल है। जब आप 200 मुकदमा तो कहाँ से बचोगे? बेहतर ये है कि आप किसी तरह है, आपकी पॉलिटिक्स के लिए बेहतर ये है कि आप जमानतों की लड़ाई के साथ साथ आप लड़ाई एक इस मुल्क में वक्त पे इलेक्शन हो, वो आपके फायदे में कि आपने ये जमानतों पे एनर्जी लगानी है। ठीक है मलिक साहब, जिस तरह 2018 में हमने देखा कि बातें ये की जाती रही कि नवाज शरीफ माइनस होंगे, मरीम नवाज माइनस होंगी, तभी इलेक्शन में जाएंगे। आज भी हम देख रहे हैं कि वही उसी तरह के मुतालबे किए जा रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड मांगी जा रही है। तो आपको यही दिखाई दे रहा है कि कप्तान भी माइनस होंगे तभी इंतखाबात में जाएंगे? क्योंकि ये फैसला ऐसे वक्त में सामने आया जब हुकूमत जाने में कुछ ही घंटे हम कह सकते हैं कि बाकी रह गए हैं, नए इंतखाबात की बातें भी हो रही हैं। यही तो सारा मेरी जो समरी आपसे गुफ्तगू की वो यही है कि पाकिस्तान में जो रियासती स्ट्रक्चर है, जो रियासी इदारे हैं जिनकी जिम्मेदारी इलेक्शन कराना, शायद वो इलेक्शन नहीं कराते, वो सिलेक्शन करते हैं। इसीलिए ये मसला चल रहा है ना। अगर पाकिस्तान का निज़ाम को एक ही चैलेंज है, वो चैलेंज ये है कि क्या आपने लोगों की वोट से, लोगों की मर्जी से इलेक्शन हुकूमतें बनानी है और इलेक्शन से हुकूमतें तोड़नी है, या आपने अपनी मर्जी के लोग आने? ये मैं सवाल कर रहा हूँ निज़ाम से। तो मुझे तो इसका जवाब पता है। जवाब ये कि पाकिस्तान के लोगों की वोट नहीं। यहाँ मैं जर्नलिस्ट रहा हूँ, 30 साल से मैंने देखा है, हम सबको पता होता है कि किसकी हुकूमत आएगी। यार फिर इलेक्शन का क्या जवाब है? फिर लोगों को मोटिवेट करने का पॉलिटिक्स का क्या जवाब है? तो मलिक साहब, आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब सर्वाइव कर सकेगी? जिस तरह से उनका तंजीमी ढांचा अगर हम देखें पहले ही टूट चुका है, अब PTI चेयरमैन भी नाअहल हो चुके हैं, अभी उनके पास ऑप्शंस तो मौजूद हैं कि वो अपील कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से नून लीग पर टफ टाइम आया, हमने देखा उनके जितने भी रहनुमा थे वो पार्टी छोड़कर नहीं गए। सख्तियाँ उन्होंने भी बर्दाश्त की, जेलें उन्होंने भी बर्दाश्त की, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि कप्तान के साथ अब कोई भी नहीं खड़ा।
नहीं नहीं, मेरा नहीं ख्याल। कप्तान के साथ जो खड़ा है, आप सब किसी को पता ही नहीं, जो 24 घंटे उसका साथ दे रहा है और उसको बहुत मकबूल कर रहा है, वो शायद आप नहीं है, मैं नहीं, वो बिजली का बिल है। इस मुल्क जब तक महंगाई है, इस मुल्क में जितनी महंगी बिजली है, जितनी बेरोजगारी है, आप चेयरमैन को जमीन की 12वीं तह में नीचे छुपा दें, आप उसकी पार्टी के एक एक बंदे से 15-15 प्रेस कॉन्फ्रेंस करा लेंगे, मैं उसको छोड़ रहा हूँ, आप उस पर सारे इल्जाम लगा दें जितने भी हो सकते हैं कि इंग्लैंड भी ऑस्ट्रेलिया से मैच इसकी वजह से हरा है, वो मकबूलियत खत्म नहीं हो सकती। ये मकबूलियत चेयरमैन की नहीं है, ये पीटीआई की नहीं है, ये पाकिस्तान लोगों का गैप है, मायूसी है, बेरोजगारी का डर है, खाने पीने को है नहीं, दाएं बाएं जाते हैं, कोई निजाम है नहीं, कहीं पे प्रोटेक्शन नहीं। वो जब तक आप खत्म नहीं करेंगे, आप खुशहाली नहीं लाएंगे, पीटीआई खत्म नहीं होगी। और पीटीआई से मुराद मेरी अपोजिशन है। ठीक है मलिक साहब, अगर हम पनामा केस की बात करते हैं तो हमने उसमें देखा कि सैकड़ों लोगों के नाम मौजूद थे, लेकिन सजा हुई तो सिर्फ साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को उस हवाले से। फिर तोशा खाना में भी हम देख रहे हैं किसी वज़ीर आज़म के दौर में किसने कितनी चीज़ें ली, ये तफसीलात भी सामने आ चुकी हैं, जिसमें नून लीग शामिल है, पीपल्स पार्टी के अदवार भी शामिल हैं। तो फिर फ़र्क क्या है? फिर कार्रवाई तो सबके खिलाफ ही होनी चाहिए। नहीं, आप बड़ा बुनियादी सवाल कर रहे हैं और मेरे हर सवाल में यही जवाब आ रहा है। ये आप एक ही चीज़ मेरी साबित कर रहे हैं। देखें, अगर आप कभी गुजरे अदालतों के आगे से, या जो एक तस्वीर होती है इंसाफ की देवी की, आप अगर याद करें तो उसकी आंखें जो है तो उसमें पट्टी होती है। उसका क्या मतलब है? सिंबॉलिक है। इसका मतलब है कि इंसाफ जब होता है वो देखता नहीं है। आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख के हम बात कर रहे हैं। इंसाफ को इससे कोई गरज नहीं है कि सामने कौन सी जमात है, कौन सा लीडर है, वो खूबसूरत है, वो मेरी तरह का आम आदमी है, उसकी इंग्लिश अच्छी है, पंजाबी है, वो सिंधी है। नो, नॉट एट ऑल। वो रूल्स पे फैसला करता है। तो हमारा जो इंसाफ है हमेशा सिलेक्टिव होता है। मतलब अगर जिस मुल्क में इंसाफ की ये सूरत हाल हो कि आपका आइन बेसिकली काम ही नहीं कर रहा, आपका चीफ जस्टिस कह रहा है कि 14 मई को इलेक्शन होंगे, आपका आइन कह रहा है 90 दिन इलेक्शन अगर पार्टी टूटेगी। मुझे बता दें, पंजाब की जो हुकूमत है, ये केपीके की जो निगरान हुकूमत है, मैं कोई कानूनदान नहीं हूँ, एक आम पाकिस्तानी होने मेरा आपसे सवाल है, मुझे आप वो कानून, वो मुझे आइन बता दें जिससे ये 14 मई के बाद ये हुकूमत कर रहे हैं। अगर आप इसका जवाब तो मैं आपको भी आपका भी जवाब दे दूंगा। ठीक है मलिक साहब, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि महंगाई की वजह से अभी जो अवाम है वो तो मौजूदा हुकूमत से मुतनफ़र हो ही चुके हैं और यही एक सबसे बड़ी रीज़न है। और साथ ही साथ हमने देखा कि किस तरह से नून लीग ने अपना वोट बैंक ख़राब किया, लेकिन मुश्किल फैसले लिए, सख्त फैसले लिए, जाते जाते भी वो पेट्रोल की कीमत जो है वो 20 रुपये फ़ी लीटर बढ़ा गए हैं, एक बहुत बड़ा बोझ अवाम पर डाल गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब चेयरमैन पीटीआई की अदम मौजूदगी आप देखते हैं, शाह महमूद कुरैशी का आदत संभालते हैं, तो उनके जो पार्टी वर्कर हैं वो वैसा एतमाद ही कर सकेंगे जैसा वो पीटीआई चेयरमैन पर करते दिखाई देते थे? नहीं, मैं जो बात कह रहा हूँ, मेरा ख्याल है पीटीआई की ऑर्गेनाइजेशन कभी नहीं रही, तंजीम साजी उनमें कभी, मेरा नहीं ख्याल कि जिसका नाम अपना चेयरमैन तरीके इंसाफ है उसमें कोई तंजीम नाम की कोई चीज़ है। इससे वन मैन शो, ये एक फिल्म है जिसका हीरो है उसका नाम वही है जिसका नाम लेने की पाबंदी आप पे मीडिया पे लगी हुई है। वो जो मर्जी कर, वो 15 कुरैशी आ जाए, कुरैशी चले जाए। देखिए, आप तो बिल्कुल बच्चे हो, 77 में इस दुनिया से जुल्फ़कार अली भुट्टो गया था, तो आप लगा लो कितने साल हो गए हैं। वो जो वोटर है सिंध खास, अगर आप देखें अभी तक वो वोट वहीं से चल रहा है। वो हमारे यहाँ दुनिया में कौन से कितने ममालिक हैं जहाँ पे एक पार्टी का नाम मुस्लिम लीग नून मिन नवाज। तो आप तो अफराद के इंस्टीट्यूशन है नहीं, हमने डेवलपमेंट ही नहीं की, हमने सोसाइटी उस तरह से बनाई नहीं जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज हो। एंड आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान हैज एनी पॉलिटिकल पार्टी। ये जनरल स्टोर्स हैं, ये उनके मालिकान है, एक जरदारी है, एक नवाज शरीफ है, एक अपना ये चेयरमैन पीटीआई है इमरान खान है। तो ये इनकी अपनी पर्सनल वोटिंग है, पर्सनल लाइकनेस है। मेरा नहीं ख्याल इनका कोई फर्क पड़ता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार ताहिर मलिक साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अब कुछ बात करेंगे इंतखाबात और निगरान सेटअप के हवाले से। तो कौमी असम्बली की तहलील और निगरान सेटअप आने में अब दिन नहीं बल्कि घंटे बाकी रह गए हैं, लेकिन निगरान सेटअप और आम इंतखाबात के हवाले से सूरत हाल अभी तक वाज़ेह नहीं हो चुकी, जिसकी वजह से सियासी बेयकीनी ख़त्म होने में नहीं आ रही और ये सवाल हर ज़बान पर है कि इंतखाबात कब होंगे। असम्बली की तहलील 9 अगस्त को करने पर तमाम रहनुमाओं की जानिब से इत्तफाक सामने आया,
निगरान वज़ीर आज़म के लिए शाहिद खाकान अब्बासी, हफीज़ शेख और दीगर नामों के बारे में भी बताया जा रहा है। इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद पर इत्तफ़ाक़ राय के इजहार के बावजूद सूरत हाल कतई गैर यकीनी दिखाई दे रही है और हुकूमत की अपनी जो आईनी मुद्दत है उससे 3 रोज़ पहले तहलील के नतीजे में इलेक्शन कमीशन 3 माह में आम इंतखाबात कराने का पाबंद ज़रूर है, लेकिन ये मामला दर हकीकत नई या पुरानी मरदमशुमारी की बुनियाद पर ही तय पाना है, क्योंकि अगर नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर इंतखाबात कराने का फैसला किया जाता है तो फिर नई हल्का बंदियाँ भी आइनी तकाजा होने की वजह से लाजमी हो जाएंगी। अगर इस सारे मामले पर एतराज़ात होते हैं तो ये सारा अमल ताख़ीर का शिकार हो सकता है। सेनेट के इजलास में पीपल्स पार्टी ने इन खदशात पर बात भी की। सेनेटर अज़हर रब्बानी ने नई मरदमशुमारी के मुताबिक इंतखाबात करवाने के वज़ीर आज़म के ऐलान की मुखालफत की। उन्होंने कहा कि इस तरह आम इंतखाबात ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं। अज़हर रब्बानी का मज़ीद ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन चुप का रोज़ा तोड़े और सामने आकर बताए कि हल्का बंदियों में कितना वक्त लगेगा। इलेक्शन में ताख़ीर वफाक के लिए ख़तरनाक साबित होगी। दूसरी जानिब हुकूमती इत्तेहादी JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने सेनेट इजलास में कहा कि हुकूमत ने मरदमशुमारी की मंजूरी देकर जाते जाते बलूचिस्तान पर एक और बॉम्ब गिराया है। बलूचिस्तान की 16 सीटों वाली जमहूरियत भी बर्दाश्त नहीं हो रही। दूसरी तरफ तोशाखाना का फैसला भी सामने आ चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इस वक्त पाबंद सलासल हैं। हमें इस वक्त ज्वाइन किया सीनियर तजियाकार मतीउल्लाह जान साहब ने। मती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले सवाल मैं आपसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से मुताल्लिक, क्योंकि सोशल मीडिया पर अभी हम देख रहे हैं कैंपेन बहुत तेज़ी से फैलाई जा रही है कि जब नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया गया था, जब वो नाअहल हुए थे तो वो मुल्क छोड़कर भाग गए थे, और अभी जब PTI चेयरमैन के खिलाफ ये फैसला सामने आया है तो ये एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि जज साहब मुल्क छोड़कर लंदन रवाना हो गए हैं। ये पहले से ही सेटलमेंट थी। आप अदालती कार्रवाइयों पर बड़ी नजर रखते हैं, इसको क्लियर कीजिएगा जरा। जी बहुत शुक्रिया अनवर। बात यह है कि जज हमायूं दिलावर का जहाँ तक ताल्लुक है तो ये जो बाहर के ममालिक में कोर्सेज होते हैं ये अचानक 1 या 2 दिन में तो होते नहीं हैं, और मुझे अंदाजा है कि जज हमायूं दिलावर ये जो बाहर बरतानिया में हाल यूनिवर्सिटी में कोर्स के लिए गए हैं तो ये बहुत पहले इस कोर्स का शेड्यूल आ जाता है और काफी पहले से ये हुकूमतों के दरमियान तय होता है कि किन ऑफिशियल्स ने कोर्स पे जाना है और किसने नहीं जाना। मेरे तो ख्याल में शायद जज हमायूं दिलावर का नाम जो है उनके तोशाखाना ट्रायल कोर्ट में आने से पहले ही ये चीजें तय हुई होंगी। वो बरतानिया का मुल्क है, बरतानिया के इदारे हैं, वो ऐसे 1-2 दिन के शॉर्ट नोटिस पे किसी जज को इसलिए नहीं अपने पास बुला लेते कि ये जज जो है कोई बड़ा फैसला देने वाला है। उसके लिए एक पूरा अमल होता है, प्रोसेस होता है, शॉर्ट लिस्टिंग होती है, और आई एम श्योर कि ये सारा अमल बहुत पहले शुरू हुआ था। तो ये कहना, और दूसरी बात ये है कि तारीखें भी सामने आ गई हैं। अगर 5 अगस्त से 15 अगस्त तक जज ने जाना है तो फिर 15 अगस्त भी कोई ज्यादा दूर नहीं है, उस पर भी वापस आ जाना है। देखना ये जरूर होगा कि अगर 15 अगस्त के बाद वो मजीद छुट्टियों पे रहते हैं, हफ्ता रहते हैं, 2 दिन रहते हैं। तो मती साहब अभी फिर ये तासुर आप क्या समझते हैं, ये तासुर क्यों है कि बड़ी जल्दी में वो फैसला कर गए हैं और PTI चेयरमैन के जो वकला थे उन्हें भी मौका नहीं दिया गया अपनी बात करने का, एविडेंसेस देने का? देखिए, ये फैसला जो है पहले ही बहुत ताखीर का शिकार हो चुका था, और जल्दी इसलिए नहीं कह सकते कि अगर एक तरफ जज साहब पे इल्जाम है जल्दी का, तो दूसरी तरफ इमरान खान साहब पे इल्जाम है कि वो ये चाहते ही नहीं थे कि फैसला हो। तो ये तो कहते हैं ना कि दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। खान साहब ने तकरीबन 40 जो समातें हुई तोशाखाना ट्रायल कोर्ट की, उसमें से सर 4 या 5 में वो शरीक हुए, बाकी समातों पे वो आते ही नहीं थे। एक दरख्वास्त आ जाती थी इस्तिस्ना की, हाजिरी से इस्तिस्ना की, और वो दरख्वास्त मंजूर भी हो जाती थी। आम आदमी को ये सहूलत जो है दस्तयाब नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये कहना कि वो बहुत जल्दी में फैसला हुआ, ये भी गलत है। फैसला तो आप देखें ये काफी अरसा हो गया इस केस को, तो अब तक तो फैसला ऑब्वियसली इसलिए भी जरूरी था कि अब इलेक्शन सर पे आ रहे हैं, तो अब इलेक्शंस के बाद ये फैसला अगर इमरान खान चाह रहे थे वो तो शायद मुमकिन नहीं था। और वो फिर सवाल उठते कि ये कैसी अदालतें हैं कि इतना अहम और इतना बड़ा केस एक तरफ कहा जाता है और दूसरी तरफ इसका फैसला नहीं हो पा रहा। और वैसे भी ये केस कोई इतना मुश्किल नहीं था कि जिसमें कुछ मजीद वक्त भी लगता। हर चीज डॉक्यूमेंटेड थी हर चीज जो थी वो अदालत के रिकॉर्ड पे थी।
ठीक है मती साहब, तो हमने देखा था इस मामले के हवाले से बहुत सी ऑडियो लीक्स भी सामने आई थी। इस केस में सिर्फ इमरान खान ही नामजद थे या फिर बुशरा बीबी, फराह गोगी, जुल्फी बुखारी और दुबई से भी हमने देखा था एक साहब की वीडियो मंजर आम पर आई थी। क्या इन लोगों के हवाले से भी कोई इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है? देखिए, ये केस जो है इमरान खान के अपने असासों के गोशवारों से मुतल्लक था कि उन्होंने गलत बयानी की है, उन्होंने अपने असासे छुपाए हैं। तो जहां तक ऑडियो लीक का ताल्लुक है वो मामला अलग है, वो अलकादर यूनिवर्सिटी का केस है और तोशाखाना के हवाले से किसी ऑडियो की जरूरत ही नहीं थी इस केस में पेश करने की। इसकी वजह यह है कि ये तमाम दस्तावेजात जो थे ये इमरान खान ने भी इनको तस्लीम किया था और इन दस्तावेजात से वाज़ेह हो रहा था कि एक तरफ अगर इमरान खान ये तस्लीम कर रहे हैं कि उन्होंने तहाइफ लिए हैं, उन्होंने तहाइफ कम कीमत पे लिए हैं, फिर उन्होंने तहाइफ बेचे हैं कई गुना ज्यादा कीमत पे, तो इमरान खान ये भी तस्लीम कर रहे थे कि ये तमाम जो चीजें हैं उनके गोशवारों में शामिल नहीं है। इमरान खान का सिर्फ मौक़िफ़ ये था कि वो गोशवारों में जाहिर करने के पाबंद नहीं थे, क्योंकि जिस वक्त और जिस दिन वो गोशवारे जमा कराए जा रहे थे तो उस दिन वो तहाइफ उनके पास नहीं थे और मगर इसके बावजूद भी जो रकूम थी वो भी उन्होंने जाहिर नहीं की। तो इसमें दूसरे किसी का मुल्ज़म का शामिल करने का या कोई ऑडियो लीक्स या दूसरे लोगों की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि इस केस का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ मुंतखब नुमाइंदे से था, एक पब्लिक ऑफिस होल्डर से था जब उन्होंने ये अपने गोशवारे जमा कराए। इसका ताल्लुक किसी और दूसरे शख्स से नहीं था, ये कोई FIA का केस नहीं था, ये एक सिंपल इलेक्शन कमीशन का केस था और इलेक्शन कमीशन ने ये अपने रिकॉर्ड और इमरान खान की तरफ से इस रिकॉर्ड को तस्लीम किए जाने के बाद ये मामला जो है ट्रायल कोर्ट को भेजा था। तो इसमें मजीद किसी शवाहिद की जरूरत जो फैसला फिर सामने आया है, जो फैसला सामने आ चुका है उसके मुताबिक तो जो साकिब निसार की जानिब से सादिक अमीन करार दिया गया था, PTI चेयरमैन सादिक अमीन भी नहीं रहे, हीरो से लेकर उनका वजीर आजम तक सफर था, फिर वजीर आजम से मुलजिम तक और अब मुजरिम तक। इस सफर को किस तरह देख रहे हैं आप? ये बड़ी ही बदकिस्मती की बात है कि ये जो कुछ भी आज हो रहा है, बहुत सारे ऐसे माजी के फैसले बेनकाब हो रहे हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और खास तौर पे जस्टिस साकिब निसार जैसे जजों की तरफ से किसी को फरिश्ता साबित करने की कोशिश की गई और सादिक और अमीन का जो फैसला आया था इमरान खान के हक में, उसमें मौजूदा चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल और चीफ जस्टिस साकिब निसार भी शामिल थे। तो आप देखें, एक शख्स को बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया, सादिक और अमीन करार दिया गया, मगर उसकी सदाकत और अमानत का पोल जो है ये इस तोशाखाना केस में खुल गया है। और इमरान खान न सिर्फ ये कि उनके पास कोई जवाब नहीं था, कोई वजूहात नहीं थी तोशाखाना तहाइफ को अपने असासों में जाहिर ना करने का, बल्कि उन्होंने इस केस में अपना दिफा करने से भी गुरेज किया, क्योंकि फिर उनको अपने बहुत सारे सवालात का जवाब भी देना पड़ता। उन्होंने जो 342 का जो बयान रिकॉर्ड कराया वो भी हल्फिया बयान नहीं था। उनको कहा गया कि आप क्या हल्फिया बयान देना चाहते हैं, तो उन्होंने इनकार किया, क्योंकि ऐसा होने की सूरत में उन पर जरा भी की जा सकती। तो सदाकत और अमानत के जो फैसले माजी में होते रहे हैं वो भी सामने आ गए हैं। और दूसरी तरफ आप देखें, जो पनामा केस जैसे मामलात में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले दिए वो फैसले भी आज बेनकाब हो गए हैं और वो बाइस शर्म है वो तमाम फैसले जो पनामा केस में उन पनामा के बेंच के जजों ने दिए, और आज वो ऐसे फैसले हैं कि उनका दिफा करने वाला भी कोई नहीं है। तो माजी के फैसले जो हैं अब आहिस्ता आहिस्ता उनकी हकीकत और उनकी असलियत सामने आती जा रही है। मती साहब, आम इंतखाबात में ताखीर के हवाले से आपका कमेंट चाहूंगा, क्योंकि हम बार बार देख रहे हैं आम इंतखाबात में ताखीर की बातें की जा रही हैं, तो क्या वजह है इसकी? किसको सबसे ज्यादा इससे फायदा होगा, आप क्या समझते हैं? क्योंकि नई मरदमशुमारी के लिए अगर नई हल्का बंदियां की जाती हैं तो ये काम तो फिर पहले भी हो सकता था, क्या इसमें जानबूझकर फिर ताखीर की गई है ताकि इलेक्शन मजीद डिले हो? देखिए, नई हल्का बंदियों का जहाँ तक ताल्लुक है उसका फैसला सिर्फ और सिर्फ जो है मुश्तरका मफादात कौंसिल ही कर सकती है, और उसमें एक कानूनी नुक्स और कानूनी एतराज ये है कि जो 2 सूबे हैं वहाँ पे निगरान वजीर आला हैं और वहाँ पे असम्बलियाँ भी मौजूद नहीं है। आइन में जो मुश्तरका मफादात कौंसिल का जो फोरम दिया गया है उसमें तसव्वुर नहीं किया गया कि ये मुश्तरका मफादात कौंसिल जो है वो मुंतखब वजीर आला और मुंतखब असम्बलियों की अदम मौजूदगी में उसका इजलास बुलाया जाएगा।
तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा एक कानूनी सवाल होगा अगर ऐसा फैसला होता भी है। अभी भी 2-3 दिन शायद है हुकूमत के पास। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये ताखीर का फैसला अगर मुश्तरका मफादात कौंसिल कर भी लेती है तो इसके बावजूद भी जो अख्तियारात निगरान हुकूमत के बढ़ाए गए हैं तो कानूनी और आईनी तौर पे निगरान हुकूमत इस फैसले को नजरअंदाज भी कर सकेगी। ये और बात है कि जो निगरान वजीर आजम लगाया जाएगा, चाहे वो हफीज शेख हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के कोई रिटायर्ड जज हैं, उनके साथ शायद ये मामला पहले तय किया जाएगा मौजूदा हुकूमत की तरफ से कि अगर हम आपको निगरान वजीर आजम बनाते हैं तो फिर आप जो है ये मुश्तरका मफादात कौंसिल के फैसले के मुताबिक जो है ये नई हल्का बंदियां करवाएंगे। ठीक है। तो और फिर नई हल्का बंदियों के भी दो पहलू हैं। एक तो नई हल्का बंदियों का मतलब ये होता है कि जो सूबों की कौमी असम्बली में जो नुमाइंदगी है उनकी सीटों में इजाफा, और वो सिर्फ आईनी तरमीम से ही हो सकता है जो निगरान हुकूमत में मुमकिन नहीं है क्योंकि कौमी असम्बली का वजूद नहीं है। और दूसरा पहलू यह है कि अगर नई हल्का बंदियां हो भी जाती हैं तो बजाय इसके कि सीटों में इजाफा किया जाए, नए हल्के बनाए जाए, सिर्फ जो आबादी का तनासुब है उसको मसावियाना तरीके से तकसीम कर दिया जाए। यानी ठीक है। और इसमें आप ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आम इंतखाबात में ताखीर बिल्कुल नहीं चाहती, तो सिर्फ आपको लग रहा है कि ये नून लीग की ख्वाहिश है और फिर इसीलिए जो निगरानों के इख्तियारात हैं उनको थोड़ा वसी किया गया है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जो सरकारी तौर पे मुखालफत कर रही है इंतखाबात में ताखीर की, तो ये उनकी सियासी मजबूरी है। अदरवाइज मैं नहीं समझता उनको किसी किस्म का कोई नुकसान है, बल्कि तो ताखीर में तो मैं समझता हूँ पीडीएम की सारी जमातों का कोई ना कोई फायदा जरूर है। मगर आप देखना यह है कि जब निगरान हुकूमत आ जाएगी तो उस वक्त क्या फैसला होगा, क्योंकि इस बात का फैसला मौजूदा हुकूमत ने नहीं करना, मौजूदा इत्तेहाद ने नहीं करना कि ताखीर होगी या नहीं, या नई हल्का बंदियों पे फैसला होगा या नहीं। इस बात का फैसला निगरान हुकूमत ने करना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफी तजियाकार मतीउल्लाह जान हमारे साथ इन कॉन थे। ब्रेक लेते हैं, हेडलाइंस के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। जिस तरह से कंफ्यूजन बरकरार है कि इलेक्शन होंगे, कब होंगे भी या नहीं होंगे, तो कुछ इसी तरह का हाल कौमी टीम के दौरे भारत का भी था। पाकिस्तान टीम भारत जाएगी नहीं जाएगी, अब यह फैसला हो चुका है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए भारत रवाना होगी। दफ्तर खारजा ने खेल को सियासत से दूर रखने को बेहतर फैसला करार दिया है और अब उम्मीद करते हैं कि शायद हिंदुस्तान की तरफ से भी आइंदा इस तरह के बेहतर फैसले सामने आएँ। तो कौमी क्रिकेटर्स के जो अगले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हैं उसमें रेड और वाइट बॉल कैटेगरीज ख़त्म होने जा रही है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रिवायती अंदाज में A, B, C और D कैटेगरीज में मिलेंगे और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में खिलाड़ियों की तादाद भी कम कर दी जाएगी। गुज़श्ता बरस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में खिलाड़ियों की जो तादाद थी वो 37 थी और अब ये बताया जा रहा है कि नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में खिलाड़ियों की तादाद 25 या फिर 26 रखी जाएगी और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मुआवजों में 100% इजाफा किया जा रहा है। तीनों फॉर्मेट्स की मैच फीस में मजमूई तौर पर 25% तक इजाफा किया जा रहा है, जबकि टेस्ट मैच फीस में 50% इजाफा हो सकता है। खेलों की वेबसाइट में यह भी बताया गया है कि क्रिकेट पाकिस्तान के मुताबिक पीसीबी ने कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी समेत टॉप क्रिकेटर्स को माहाना 45 लाख रुपए फीस की पेशकश भी की। और इसके अलावा क्रिकेट बोर्ड में आइंदा हफ्ते कुछ फैसले भी होने जा रहे हैं। आइंदा हफ्ते डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर का ऐलान किया जाएगा। रीजनल के साथ साथ जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट है उसके बहाल होने की बातें भी हो रही हैं। कौमी क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी का ऐलान भी किए जाने का इम्कान है और ये भी कहा जा रहा है कि पीसीबी ने इंज़मामुल हक को चीफ सिलेक्टर बनने की पेशकश की है। सिलेक्शन कमेटी में कोचेस की शमूलियत पर फिल वक्त इत्तफाक पाया गया है। टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर और हेड कोच ग्रांट ब्रैडबर्न की कमेटी में शमूलियत का इम्कान है। पाक अफगान सीरीज़ के लिए अफगान टीम का ऐलान भी हो चुका है। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे स्पोर्ट्स तजियाकार हाफिज़ इमरान ने हमें ज्वाइन किया। इमरान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए भारत जा रही है, अब खदशात दूर हो चुके हैं। बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है दफ्तर खारजा के हवाले से कि हमें जो खेल है सियासत से उसको दूर रखना चाहिए। आपको क्या लगता है इंडिया कब इस तरह से सोचेगा? देखिए, दफ्तर खारजा ने इससे पहले भी तर्जुमान दफ्तर खारजा ने ये जो कमेटी बनी थी इससे काफ़ी हफ्ते पहले भी ये कहा था कि हुकूमत पाकिस्तान सियासत और खेल को
इकट्ठा नहीं करना चाहती, खेल और सियासत को अलग करना चाहती है। पाकिस्तान की तरफ से कभी भी भारत के साथ क्रिकेट खेलने के मामले में उस तरह की शिद्दत पसंदी का या उस तरह के सख्त रवैये का मुजाहरा नहीं हुआ जिस तरह का भारत की तरफ से होता है। पाकिस्तान ने बहुत मुश्किल हालात में 1999 में भारत का दौरा भी किया, यहाँ पर उस वक्त भी फिरोज शाह कोटला की पिच उखाड़ दी गई थी। भारत में उन शिद्दत पसंदों की वजह से जो सियासी तौर पर हों या मजहबी तौर पर हों। उसके बाद 2014-15 में गालिबन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला अहदेदारान भारत गए, उनके भारतीय हुकाम की दावत पर। उस वक्त भी उन्होंने BCCI के दफ्तर पर धावा बोला। तो ये एक माजी है। फिर पाकिस्तान की टीम 2016 में भारत खेलने के लिए गई भी थी। तो पाकिस्तान की तरफ से हुकूमत की सतह पर कभी इस तरह की शिद्दत पसंदी नहीं हुई। अब जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है कि गोमगों की कैफियत थी, मेरा ख्याल है ये सिर्फ ऊपर की सतह पर थी। ये तय था कि पाकिस्तान भारत वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाएगा, क्योंकि ये ICC का टूर्नामेंट है, ये बायलैटरल सीरीज नहीं है। और ये भी याद रहे 2012-13 में गालिबन जब ज़का अशरफ पहले चेयरमैन थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उस वक्त भी पाकिस्तान की टीम ने भारत का दौरा किया था, वो भी इन हालात में कि जबकि वो दौरा भारत ने पाकिस्तान का। तो ये लेकिन इमरान, हमने ये बातें भी फिर सुनी थी कि अगर इंडिया एशिया कप के लिए नहीं आना चाहता तो फिर पाकिस्तान को भी वर्ल्ड कप के लिए नहीं जाना चाहिए। आप क्या समझते हैं? हिंदुस्तान की तरफ से तो मुतवातर ये सिलसिला चलता रहेगा, आगे चैंपियंस ट्रॉफी भी आनी है, तो अगर इंडिया नहीं आएगा तो पाकिस्तान कब तक ये जो हम एक गुड जेस्चर पेश करते हैं वो करेंगे? क्योंकि पहले हमने फैसला किया था कि शायद पहले सिक्योरिटी टीम भेजी जाएगी, तो अब अचानक से ऐलान कर दिया गया, सिक्योरिटी टीम वाला मामला भी शायद रिवर्स कर लिया गया। तो क्या फिर इसका तो ये मतलब है कि हमारे पास तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है वहाँ जाने के अलावा? देखें, ऑप्शन पाकिस्तान के पास है बाहमी सीरीज के हवाले से। ऑप्शन पाकिस्तान के पास है जब आप दोनों मुल्कों की क्रिकेट सीरीज आपस में खेल रहे हैं। जब बात आती है एशियन क्रिकेट काउंसिल की तो या फिर ICC की, तो वहां फिर आपको कहीं ना कहीं अपने मौक़िफ़ में या अपने हिकमत में तब्दीली लाना पड़ती है। पाकिस्तान के पास अब जब ICC का ये 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत जा रहा है और 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी शेड्यूल है पाकिस्तान में, तो दुनिया की तमाम टीमें पाकिस्तान आकर खेल रही हैं। भारत के पास कोई जवाब नहीं होगा कि वो पाकिस्तान आकर खेलने से इनकार करे। और अगर उस वक्त ये सूरत हाल होती है तो फिर यकीनी तौर पर पाकिस्तान को भी ICC के टूर्नामेंट्स में भी कोई एक ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार करना पड़ेगा जिस रास्ते पर भारत चल रहा है। और दुनिया को भी ये सोचना पड़ेगा कि अगर दुनिया वो तमाम टीमें जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, तमाम की तमाम टीमें अगर पाकिस्तान आकर खेल रही हैं, PSL में दुनिया के तमाम खिलाड़ी पाकिस्तान आकर खेल रहे हैं, तो फिर एक अकलौते भारत को क्या मसला पाकिस्तान का हो सकता है? तो 2025 तक पाकिस्तान को उसका इंतजार करना पड़ेगा। और इसी दौरान हुकूमती सतह पर, सफारती सतह पर ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो वो एक नया मोड़ जरूर आ सकता है। लेकिन 25 की चैंपियंस मेजबानी पाकिस्तान के पास है, तो उस वक्त भारत को आना पड़ेगा। ठीक है इमरान, खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को भी रिन्यू किया जा रहा है, कुछ डिटेल्स हमने भी शेयर की अपने नाजरीन के साथ। आपसे मैं चाहूँगा इस हवाले से कोई इत्तलात आपके पास मौजूद हैं, साथ ही साथ कुछ नई तब्दीलियाँ भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हम देखेंगे अगले हफ्ते में? देखिए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स को ख़त्म हुए वक्त हो गया था और चूंकि ये ऐलान ताख़ीर से हो रहा है, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अदम इस्तेहकाम था, एक म्यूजिकल चेयर था आने और जाने वालों का, उस वजह से ये ताख़ीर का शिकार हुआ। ये कोई इतनी बड़ी चीज़ है नहीं मौजूदा हालात में, चूँकि ये एक मामूल जैसे डे टू डे अफेयर्स होते हैं, रोज़मर्रा के मामलात, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और दीगर तमाम चीज़ें रोज़मर्रा के मामलात का हिस्सा होती हैं। इसलिए कुछ उसमें तब्दीलियाँ भी अगर होती हैं तो वो कोई ऐसी बात नहीं है। जो पहले कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें रेड और वाइट बॉल क्रिकेट के अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट थे, पूरी चीज़ नहीं थी, वो भी ठीक थी। अब अगर ये उसको इकट्ठा करना चाह रहे हैं, एक ही कॉन्ट्रैक्ट सबको देना चाह रहे हैं, तो फिर यकीनी तौर पर इनको जो रेड बॉल क्रिकेट के प्लेयर्स होंगे उसमें उनको तरजीह जरूर देना पड़ेगी कि आप उनको किस तरीके से एंटरटेन करते हैं। क्योंकि रेड बॉल क्रिकेट में अगर कोई खिलाड़ी सिर्फ टेस्ट मैच के लिए टीम का हिस्सा होता है और अगर आप उसकी कैटेगरी नीचे कर देंगे सिर्फ इस बुनियाद पर कि टेस्ट मैचेस कम होते हैं, तो फिर उसके साथ नाइंसाफी है। तो रेड बॉल क्रिकेट के स्पेशलिस्ट हैं, उनको कैटेगरी के एतबार से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये जरूर देखना पड़ेगा कि वो उसी कैटेगरी में उनको डाला जाए जिसमें वो डिजर्व करते हैं, भले वो कम टेस्ट मैचेस ही खेलते हैं। तो ये रोजमर्रा के
तो इमरान, अभी नए कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऐसा क्लॉज भी मौजूद है कि जिसके तहत इन खिलाड़ियों को सिर्फ एक लीग खेलने की इजाज़त होगी? क्या ये बात दुरुस्त है? क्योंकि राशिद लतीफ़ साहब ये कह रहे हैं कि अगर बाबर आजम, जिस तरह से श्रीलंका प्रीमियर लीग है, IL लीग है, BPL है या कैरेबियन लीग है, अगर वो नहीं खेलते तो उनको तो $20 लाख का नुकसान होगा। तो इसके बदले खिलाड़ियों को तो सिर्फ जो उनकी फ़ीस में इजाफा किया जा रहा है वो $15,800 मिल रहे हैं, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि ये इजाफा तो फिर बहुत कम है। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या दुनिया के तमाम क्रिकेट बोर्ड, आप देखें एलेक्स हेल्स रिटायर हुए हैं, पाकिस्तान के कई क्रिकेटर्स रिटायर होकर अमेरिका में क्रिकेट खेल रहे हैं। ये जो लीग क्रिकेट के बढ़ते हुए मौक़े हैं, ये क्रिकेट बोर्ड्स को, तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को मजबूर करेंगे कि वो अपने खिलाड़ियों के मुआवजों में बहुत बड़ा इजाफा करें। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी ये बात यकीनी तौर पर सुनने में आ रही है कि अगर किसी खिलाड़ी को कोई लीग 1 साल में या 3 साल में 25, 30, 35, 40 मिलियन डॉलर्स दे देती है और वो उसके साथ 2-3 साल का मुआहदा कर लेती है, तो फिर खिलाड़ी ये सोचेगा ज़रूर कि अगर मुझे सिर्फ 20 दिन की 25 दिन के क्रिकेट में $30 मिलियन 3 साल में मिल रहे हैं, तो मैं क्यों फिर खेलूंगा किसी भी मुल्क की तरफ से। मैं 2-3 लीग के साथ मुआहदे करता हूँ और वहीं पर अपने $1 मिलियन कमा लेता हूँ और वो 1 महीने के क्रिकेट होती है, उसमें सारी चीज़ें इतने बड़ा मुआवजा मिल जाता है। तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और तमाम क्रिकेट बोर्ड्स के लिए सोचने की चीज़ है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले से एक अपनी जरूर तय करना पड़ेगी क्या करना है। लेकिन उसमें ये आप शिद्दत नहीं कर सकते हैं कि अगर आप कहेंगे हम सिर्फ एक लीग खेलने की इजाजत देंगे, आप किस बुनियाद पर देंगे? फिर आपको खिलाड़ियों को जो उसका माली नुकसान है उसकी तलाफी करना पड़ेगी, उसके बगैर कोई इसको तस्लीम नहीं करेगा। लेकिन इमरान, इस पर बात इसलिए की जाती है क्योंकि इतनी ज्यादा लीग्स खेलने से हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं, फिर हम ये भी देखने में आया कि जब इंटरनेशनल मैचेस जो होते हैं उनमें उनकी परफॉर्मेंस मुतासिर होती है, तो फिटनेस को भी बरकरार रखना है, जो उनका वर्कलोड है उसको भी तो मैनेज करना है। देखिए, बात तो ठीक है, लेकिन जो फिर खिलाड़ियों का माली नुकसान है उसका भी तहफ़्फ़ुज़ किसी ने करना है ना। अगर खिलाड़ी किसी एक लीग में बड़ा मुआहदा छोड़ता है, अपने मुल्क के लिए छोड़ता है, तो फिर अपने मुल्क का जो क्रिकेट बोर्ड है उसकी ये जिम्मेदारी है कि उसका जो माली नुकसान है या उसके माली मफाद है तो उसका तहफ़्फ़ुज़ भी रखना ज़रूरी है। ये एक फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत है, तैयारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप देखेंगे सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया के क्रिकेटर्स के लिए एक मसला ज़रूर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तमाम खिलाड़ियों को जूनियर निचली सतह से लेके पाकिस्तान की क्रिकेट टीम तक लाते हुए तमाम उनके ऊपर पैसा खर्च करता है, वक्त खर्च करता है, उसके कोचेज उनके साथ काम करते हैं और जब खिलाड़ी सतह पर आते हैं कि वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हों तो फिर वो देखते हैं कि हमारे पास चंद साल हैं, तो हमने इन चंद वर्षों में अपने मुस्तकबिल को माली तौर पर किस तरह से महफूज और मजबूत बनाना, ठीक है, उस तरफ जानते जरूर है। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं कि आइंदा हफ्ते जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसका स्ट्रक्चर का भी ऐलान किया जाएगा, रीजनल के साथ साथ जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट है उसकी बहाली की बातें भी हो रही हैं, तो इस मुतवक्के फैसले को कैसे देखते हैं? देखें, ये इसी हफ्ते में गालिबन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसले करना है, क्योंकि जो क्रिकेट कमेटी के सरबराह हैं मिसबाहुल हक, आने वाले दिनों में उन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में आपको जो वेटरन्स की क्रिकेट है वो खेलते हुए नजर आएंगे। वो पाकिस्तान से बाहर मेरा ख्याल जा रहे हैं, ओके, वो मौजूद होंगे जूम पर या दीगर चीज़ों पर, वो अपनी मीटिंग्स वगैरह कर सकते होंगे, लेकिन पाकिस्तान का जो फर्स्ट क्लास सीज़न है वो सितंबर में शुरू हो जाता है और अभी तक हमारे यहाँ ये अभाम पाया जाता है कि किस तरीकाकार के तहत ये फर्स्ट क्लास सीजन शुरू होगा, क्योंकि 2019 में महकमा जाती टीमों को ख़त्म कर दिया गया था, इलाकाई टीमों को ख़त्म करके 6 टीमों का एक फॉर्मेट निज़ाम मुतारिफ करवाया गया था। 2014 का आइन हाल होने के बाद अब रीजनल और डिपार्टमेंटल टीमों का फर्स्ट क्लास निज़ाम दोबारा से बहाल होने जा रहा है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिल रही हैं। तो देखना ये है कि किस तरीकाकार के तहत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आगे बढ़ता है, क्योंकि ये भी सुनने में आया था कि मुख्तलिफ तजावीज़ हैं टीमों की तादाद कम करने के एतबार से। तो 14 का आइन है जो, उसके तहत अगर ये दोबारा से वो निज़ाम बहाल हो रहा है तो उसमें तो टीमों की तादाद कुछ और थी। अब देखना ये है कि ये क्या फैसला करते हैं, उसको शुरू कब करवाते हैं। अभी तक तो यही तय नहीं है कि सितंबर में करना है, अक्टूबर में करना है, दिसंबर में करना है, ये कब करना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं। इन दिनों जो मुकाबले चल रहे हैं मुल्क में, जिसकी बुनियाद पर आपकी फर्स्ट क्लास टीमों की सिलेक्शन होती है, तो देखना यह है कि ये किस तरीका कार के तहत आगे चलते हैं। लेकिन बेहतर यह है कि खेल के मौके बढ़ाए, कुछ मुश्किल पाएंगे लेकिन खेल के मौके बढ़ाने की जरूरत है बहरहाल। ठीक है, तो अभी पीसीबी में आप क्या समझ रहे हैं, जो मजीद क्या अहम फैसले होने जा रहे हैं? साथ ही साथ अगर पीएसएल की हम बात करें तो पीएसएल में भी कुछ टीम्स का इजाफा इस बार हम देखेंगे?
देखिए, अहम फैसलों में एक तो सिलेक्शन कमेटी है, फिर कुछ चीज़ों का ऐलान कर दिया हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट के चेयरमैन ने कि कप्तान के एतबार से, टीम मैनेजमेंट के एतबार से भी उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक PSL का है, नजम सेठी साहब ने ये कहा था कि वो 2 टीमों का इजाफा चाहते हैं पाकिस्तान सुपर लीग में, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा इस सोच को मालिकान, जो टीम मालिकान, फ्रेंचाइज मालिकान की सतह पर को बहुत ज़्यादा इसको खुशामदीद नहीं कहा गया था, मतलब इसको इतना ज़्यादा वेलकम नहीं किया गया था। अब देखना ये है कि ज़का साहब आए हैं और ये फ्रेंचाइज मालिकान की राय को किस हद तक अहमियत देते हैं, या ये खुद भी चाहते हैं या नहीं चाहते हैं कि 2 टीमों का इजाफा हो या ना हो। तो इसका इन्हिसार तो जो मुश्तरका, जैसे आप सुनते हैं सियासत में कि मुश्तरका मफादात की कौंसिल, उसने ये फैसला दिया है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मुश्तरका मफादात हैं और फ्रेंचाइज मालिकान के साथ मिलकर कि ये किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। 2 टीमों का इजाफा अगर करते हैं तो क्या पाकिस्तान की मार्केट में उतनी सख्त है कि वो फौरी तौर पर 2 टीमें उसमें आ जाएं, और जो उसकी वैल्यू बनेगी वो आप ध्यान में रखें कि अरबों रुपए में होगी। तो मुल्तान सुल्तान्स की जो टीम है वो खासी महंगी टीम है और अभी तक वो खसारे में है, जबकि जो दीगर टीमें हैं इब्तदाई सालों में, इब्तदाई बरसों में खासा नुकसान बर्दाश्त किया है, और अगर 2 टीमों का इजाफा होता है तो फिर यकीनी तौर पर आपका जो रेवेन्यू है वो इसी एतबार से तकसीम होगा। तो फिर ये पहले से मौजूद टीम्स हैं, ये इतना ज़्यादा उसके ऊपर रजामंदी इतनी आसानी से उसका इजहार नहीं करेंगे, तो ये मुश्किल होगा। सेठी साहब होते तो और बात थी, ज़का साहब के होते हो सकता है कि ये मुश्किल हो, और 6 टीमों के साथ ही पाकिस्तान सुपर लीग का आइंदा सीजन भी खेला जाए। ठीक है इमरान, लास्ट कमेंट बस आपसे चाहूँगा, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस हमने श्रीलंका में देखी, टेस्ट सीरीज़ जिस तरह से हम जीते हैं वो यकीनी तौर पर काबिल तारीफ़ है, लेकिन इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम को जो टेस्ट मैचेस हैं वो बहुत कम दिए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जिस तरह से एक मॉडर्न डे क्रिकेट की बात की जाती थी, इस पर हमने देखा कि उसको इम्प्लीमेंट किया गया। कोशिश यही की गई कि जो ट्रांजिशन का एक अमल है मॉडर्न डे क्रिकेट तक, वो पाकिस्तानी टीम ने बड़े अच्छे से किया। तो आपको लगता है कि अगर हम बात करते हैं वनडे क्रिकेट की या T20 की, उसमें भी हम एक मज़ीद तेज़ी देखेंगे बैट्समैन की तरफ से? देखिए, पाकिस्तान की टीम एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए, चूंकि अगर आप मुख्तसर वक्त में देखते हैं तो सामने यही 2 बड़े अहदाफ हैं। पाकिस्तान की टीम बड़ी मतवाजन है, हमारे पास बड़े अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं, बड़े अच्छे हमारे पास बैटर्स हैं। पाकिस्तान की टीम इन दोनों टूर्नामेंट्स को जीतने के लिए एक हॉट फेवरेट और बड़ी मजबूत दावेदार होगी दोनों टूर्नामेंट्स को जीतने के लिए। मैच विनर्स हैं इनफरादी तौर पर। टेस्ट मैचेस अगर पाकिस्तान को कम मिलते हैं तो ये एक तशवीशनाक ज़रूर है, लेकिन उसमें हमारे जो फैसला करने वाले लोग हैं वो भी बाज़ औक़ात ये देखने में ज़रूर आता है कि टेस्ट मैच को कम करके वाइट बॉल क्रिकेट की तरफ चले जाते हैं। तो हमें टेस्ट मैचेस के ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है कि पाकिस्तान की टीम अच्छे रन रेट के साथ खेली, श्रीलंका में बहुत खुशाइंद है, और एशिया कप को देखते हुए, पाकिस्तान की मौजूदा खिलाड़ियों को देखते हुए, इनकी सलाहियतों को देखते हुए, इनकी कारकर्दगी को देखते हुए, आप शाहीन आफरीदी को देख लें, हारिस रऊफ को देख लें, बाबर आजम को देख लें, रिजवान को देख लें, तो सब खिलाड़ी, उसामा मीर, शादाब खान, इमाद वसीम, ये सब के सब खिलाड़ी एशिया कप और वर्ल्ड कप जीतने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स तजियाकार हाफिज़ इमरान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ये तो बात होगी कि आगे बढ़ते हैं और आपको एक वायरल वीडियो दिखाते हैं, एक वायरल वाक़या आपके साथ शेयर करते हैं, जहां सुबह खैबर पख्तूनख्वा के शहर मानसरा के मोहम्मद ज़िक्रिया हैं, जिनकी उम्र 95 साल है और उन्होंने एक बार फिर से शादी कर ली है। मोहम्मद ज़िक्रिया के 7 बेटे हैं, 5 बेटियाँ हैं, और उनमें से बेशतर साहिब औलाद हैं। वो खुद मानसरा में अपना कारोबार करते हैं। तो मकामी अफराद के मुताबिक मोहम्मद ज़िक्रिया काफ़ी अरसे से शादी की ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे, लेकिन जो उनके बच्चे थे वो एग्री नहीं थे। मोहम्मद ज़िक्रिया की जो पहली अहलिया हैं उनका सन 2011 में इंतकाल हो गया था, जिसके बाद वो ख़ुद को काफ़ी तनहा महसूस कर रहे थे। काफ़ी अरसे से शादी करना चाह रहे थे, लेकिन जो उनके बच्चे हैं वो नहीं मान रहे थे। फिर उनके जो छोटे बेटे हैं वक़ार, उन्होंने उनकी ख्वाहिश पूरी करने की ठान ली और उनके लिए एक दुल्हन भी तलाश कर ली। बुजुर्ग दूल्हे की दूसरी शादी जिस खातून से हुई है वो बेवा हैं और अपनी उम्र की 5वीं दहाई में हैं। पोतों और नवासों वाले मोहम्मद ज़िक्रिया की नई दुल्हन का ताल्लुक सराय आलमगीर से बताया जा रहा है। निकाह की तकरीब की वायरल होने वाली तस्वीर नियो की स्क्रीन पर आप ये देख रहे हैं। इन तस्वीर में हम देख सकते हैं कि जो मोहम्मद ज़िक्रिया हैं उन्होंने अपनी दाढ़ी मूंछों को कलर भी लगाया हुआ है, सर पर कलाकरी पहनी हुई है, और उनके पहलू में जो निकाह ख्वाह मौजूद हैं मौलाना गुलाम मुर्तज़ा हैं, और निकाह नामे की कॉपी भी इसमें रखी नज़र आ रही है। पसे मंज़र में जो उनके बेटे हैं वकार तनौली, उनको भी हम देख रहे हैं। दीगर रिश्तेदार भी इस तकरीब का हिस्सा बने हैं।
तो जो निकाह खां वहाँ मौजूद थे मौलाना गुलाम मुर्तज़ा, उनका ये कहना है कि उनकी ज़िंदगी में ये निकाह किसी भी मुअम्मर तरीन शख्स का था। तो कोशिश हम यही कर रहे हैं कि हम इनसे रब्ता करने की कोशिश करें, इनसे बात करें कि 50 की उम्र में इन्हें किस तरह से ख्याल आया शादी का। बच्चे भी उनके अब मान गए हैं और ये शादी उनकी हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं और एक और न्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे। मारूफ बांसुरी नवाज एहसन पप्पू साहब ने यौम आज़ादी पर मैडम नूरजहां का नगमा ए वतन के सजीले जवानों बांसुरी पर बजाया है और अहले वतन के दिल जीत लिए हैं। एहसन पप्पू के मुताबिक जो सुर हैं आलात मौसीकी तख्लीक देते हैं वो आजकल के जो जदीद मिक्सिंग टेक्निक्स हैं उनसे हम हासिल नहीं कर सकते। तो उन्होंने यौम आज़ादी पर सरहदों की हिफाजत करने वाले जवानों को खराज अकीदत पेश किया है। आइए सुनते हैं। और एहसन पप्पू ने क्या कमाल महारत है उनकी बांसुरी बजाने में, और जिस तरह से उनका ये कहना था कि जो ये सुर हैं आलाती मौसीकी से निकलते हैं, वो जो जदीद टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास मौजूद हैं जो कि मिक्सिंग आर्ट्स इन्हें कहा जाता है या मिक्सिंग टेक्नोलॉजी कहा जाता है, उससे किसी भी सूरत नहीं हो सकते। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे रिजवाना तशद्दुद केस से मुतालिक, जहां जनरल अस्पताल में तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा का इलाज जारी है। और इस हवाले से प्रोफेसर अलफरी जफ़र का कहना है कि बच्ची की हालत में मज़ीद बेहतरी आ रही है। दूसरी जानिब कम उम्र मुलाजमा रिजवाना तशद्दुद केस में जज की अहलिया जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश हुई। सिविल जज आसिम हफीज़ की अहलिया 23 जुलाई से FIR में नामजद हैं और उन्होंने जमानत कबलस गिरफ्तारी भी हासिल कर रखी है। सिविल जज की अहलिया से मुलाजिमा पर बेहमाना तशद्दुद से मुतल्लिक सवालात किए गए, लेकिन उनके पास अपनी सफाई में कोई भी जवाब नहीं था। जज की अहलिया से जब बच्ची पर तशद्दुद की वजह पूछी गई तो उन्होंने जवाब में इल्ज़ामात की बौछार कर दी और कोई प्रॉपर जवाब नहीं दिया। जज की अहलिया की जानिब से कहा गया कि बच्ची हमारे घर पर मुलाजिमा नहीं थी, ना ही वो काम करती थी। बच्ची के वालिदैन को इमदाद के तौर पर अब तक 60,000 रुपये भी भेज चुके हैं। बहरहाल मुबैना मुल्ज़िम सोमी आसिम ने न सिर्फ सेहत जुर्म से इनकार किया है बल्कि इसके अलावा वो GIT को भी मुतमईन करने में नाकाम नज़र आई हैं। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ने हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद से, ज़ीशान सैयद ने। ज़ीशान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुल्ज़िमा GIT के सामने पेश हुई हैं और सेहत जुर्म से दिखाई दे रही हैं, साथ ही साथ जो भी सवालात उनसे पूछे गए हैं उसका कोई प्रॉपर जवाब वो नहीं दे सकें। जी ज़ीशान, हमें सुन पा रहे हैं? ज़ीशान सैयद से एक बार फिर से रब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। मुल्ज़िमा GIT के सामने पेश हुई हैं, उन्होंने सेहत जुर्म से इनकार किया है और जो सवालात थे उनके जवाब भी प्रॉपर उनकी जानिब से नहीं दिए गए। जब से ये केस मंजर आम पर आया है उसके बाद से खासी तनकीद की जा रही है जज साहब पर, उनकी अहलिया पर, कि किस तरह से इस बच्ची पर तशद्दुद किया गया, उसको किन हालात में रखा गया। 5 से 6 महीने पुराने ये ज़ख्म है उसके सर के जिसमें कीड़े भी पड़ चुके थे और बार बार हम देख रहे हैं कि अब दिन में 3 दफ़ा पट्टी तब्दील की जाती है उसके ज़ख्मों की। और अब आके बच्ची की जो हालत है, डॉक्टर ये बता रहे हैं कि हालत हमें संभलती दिखाई दे रही है। उसकी हड्डियां टूटी हुई थी, उस पर शदीद किस्म का जुल्म किया गया था और जितने भी इल्ज़ामात लगे हैं जज साहब की अहलिया पर, उनमें से कोई भी इल्ज़ाम वो नहीं मान रही। जबकि अगर हम बच्ची के वालिदैन की बात करते हैं, उनकी जानिब से कोई और स्टेटमेंट सामने आती है और उनकी जानिब से भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जो इस्लामाबाद पुलिस है वो भी इस मामले पर उनको प्रेशराइज कर रही है। ज़ीशान सैयद ने मैं एक बार फिर से ज्वाइन किया है। ज़ीशान, हमें सुन पा रहे हैं? तो बताइएगा कि अभी तो मुल्ज़िमा GIT के सामने भी पेश हुई हैं, सेहत जुर्म से भी इनकार कर रही हैं, जो सवालात उनसे पूछे गए हैं उसका भी वो खातिर खा जवाब नहीं दे सकी।
देखिए, जो कमसन घरेलू मुलाजमा रिजवाना के ऊपर तशद्दुद किया गया और जो मुलजिमा है जज जासिम हफीज़ के अहलिया सुमैया हफीज़, उनकी स्टेटमेंट में रद्दोबदल जो है वो यहाँ पे मैं अगर पॉइंट आउट कर लूँ तो उनकी एक दरख्वास्त आई थी इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में प्रोटेक्टिव बेल के लिए। उस हिफाजती ज़मानत में उन्होंने कहा था कि जो बच्ची थी रिजवाना वो हमारे घर काम कर रही थी लेकिन मैंने तशद्दुद नहीं किया। फिर उस केस के लिए फेडरल गवर्नमेंट और इस्लामाबाद पुलिस ने एक 5 रुकनी JIT बनाई। JIT के सामने जब मुलजिमा गुज़श्ता रोज़ पेश हुई, वहाँ पे अपना एक रिटन स्टेटमेंट जमा करवाया तो उस स्टेटमेंट में मुलजिमा के जो बयान है उसमें भी कंट्रोडिक्शन जो है वो आ रहे हैं। उन्होंने वहाँ पे कहा कि मैंने उसके ऊपर तशद्दुद नहीं किया, बच्ची हमारी घर जो है वो काम नहीं कर रही। ठीक है, ये JIT के सामने कि जो बच्ची है उसको हमने 70,000 रुपये उनकी वालदा को भेजे हैं। दोबारा ये बताती है कि जो बच्ची को स्किन एलर्जी थी, वो एलर्जी की वजह से उसका ये हाल हुआ होगा, हमने उसके ऊपर कोई तशद्दुद नहीं किया। आज चूँकि फिर एक बार फिर अबूरी ज़मानत की एक्सटेंड करने के लिए वो इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट में पेश हुए। इस वक्त दौरान समाज जो है वो चल रही है और उन मुलजिमा का जो वकील है उन्होंने अदालत को बताया कि JIT के सामने हम पेश हो गए, हमने वहाँ पे सेहत जुर्म से इनकार कर दिया, हमने कोई तशद्दुद नहीं किया और ये हमारी ऊपर जो है वो इल्ज़ामात है। समात जो है वो फिर से उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि इनको गिरफ्तार ना करे, गिरफ्तारी लाजमी नहीं है, JIT के सामने पेश हो गए होंगे। लेकिन अब देखना ये होगा कि जो एडिशनल सेशन जज है फ़रूख फरीद वो क्या फ़ैसला करते हैं, वो दलाइल मुकम्मल होने के बाद होगा। लेकिन जो मुलजिमा है सुमैया जासिम हफीज़, उनकी अपनी ही स्टेटमेंट, एक जो सेशन कोर्ट में उनकी दरख्वास्त है उसमें कुछ और कह रही है, फिर JIT के सामने जब पेश होती है वहाँ पे कुछ और कह रही है। तो दोनों बयानात जो है, और बल्कि JIT के सामने जो तहरीरी बयान था उसमें भी उनके जो है कंट्रोडिक्शन है। ठीक है ज़ीशान, हम देख रहे हैं कि बयानात में भी तज़ाद दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि बच्ची उनके घर पर काम नहीं करती थी। अगर काम नहीं करती थी तो फिर किस मद में 70,000 रुपये भेजे गए? जी बिल्कुल, सवाल भी यही है कि अगर आपके घर में बच्ची काम नहीं कर रही थी, यहाँ पे नौकरानी नहीं थी, तो फिर आपने अपने हस्बैंड की एजी पैसा अकाउंट से बच्ची की वालदा को 70,000 रुपये किस मद में भेजें? पहली बात। दूसरा सवाल ये है कि जो खुद बता रही है कि बच्ची के ऊपर हमने तशद्दुद नहीं किया, हमारे घर में मुलाजमा नहीं थी, लेकिन ये बता रही है साथ कि बच्ची को जो है स्किन एलर्जी था। तो फिर आपको इस चीज़ का जो है कहाँ से अंदाज़ा हो गया कि अगर आपके घर में वो नौकरानी नहीं थी तो आपने पैसे क्यों भेजे? फिर आपको कैसे पता कि उनको उनकी अपनी ही जो दरख्वास्त थी जो इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट में उन्होंने दायर की थी 3 अगस्त को, उसमें उसने उस दरख्वास्त में ये कहा था कि बच्ची हमारे घर मुलाजमा थी, नौकरानी थी, वो हमारे यहाँ काम कर रही थी। लेकिन जो FIR में जो मुकदमे में जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो सारे इल्ज़ामात जो है वो बेबुनियाद है। अब दोनों तरफ जो मुलजिमा है उनकी अपनी ही स्टेटमेंट है। एक तरफ पिटिशन है प्रोटेक्टिव बेल की, दूसरी जानिब JIT के सामने जो है वो एक रिटन ऑर्डर जो है उनका बयान है और उसके अपने बयान में जो कंट्रोडिक्शन है। फिर जो पिटिशन डाली है प्रोटेक्टिव बेल के लिए इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट में, उसमें भी वो मान रही है कि हमारे यहाँ नौकरानी थी, हमारे यहाँ वो काम कर रही थी। अब आज दोबारा चूँकि पहली हियरिंग पे उनको कानूनी पाकिस्तान के मुताबिक किसी भी शख्सियत को, वो बेशक कत्ल का ही मुलाजिम हो, पहली जब वो प्रोटेक्टिव बेल के लिए आते हैं तो उनको प्रोटेक्टिव बेल मिलना उनका कानूनी हक होता है, क्योंकि जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं उन्होंने आपको आंसर देना है, उन्होंने अगली नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे वो जवाबदेह होते हैं। ठीक है ज़ीशान, अगर हम FIR की बात करें तो अभी FIR में कौन कौन सी दफात शामिल की गई हैं? क्या सिर्फ बच्ची पर तशद्दुद के हवाले से FIR काटी गई है जज साहब की एहलिया पर, या जज साहब के हवाले से भी कोई FIR या मुकदमा दर्ज किया जाएगा चाइल्ड लेबर कवानीन के तहत? देखिए, अभी जो उन्होंने अमेंडमेंट कर ली है। पहले बच्ची के ऊपर तशद्दुद का था, फिर बाद में इक़दाम कत्ल का भी हो गया और फिर बाद में चाइल्ड लेबर कवानीन के खिलाफ वर्जी पर जो मुकदमा दर्ज कराया गया, ये दफात शामिल कर दी थी, मुख्तलिफ अक़साम की दफात शामिल कर दी गई और उसमें
हाल जो है वो जो मुलजिमा है सुमैया आसिम हफीज, उनका नाम शामिल है, शामिल तफ्तीश भी उनको कर दिया गया JIT के सामने भी, और प्रोटेक्टिव बेल के लिए भी वो आई है। हालांकि इनके जो हस्बैंड है, जो जज आसिम हफीज है, कुछ दिनों पहले उन्होंने मीडिया में एक बयान दिया था कि मीडिया ट्रायल हो रहे हैं और मेरी मिसेज की जो जहनी तवाजुन है वो ठीक नहीं है। अब दो चीजें, वो भी बात को जो है ना वो कॉन्ट्रोडक्टरी चीजें बना रहे हैं वहां पे भी, कि एक दफा वो कह रहे हैं कि मीडिया ट्रायल हो रहे हैं हमारे खिलाफ, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं, खुद ही मान रहे हैं कि मेरी जो अहलिया है उनकी जहनी तवाजुन जो है वो ठीक नहीं है। तो अगर वैसे देखा जाए तो मुकदमा जज के खिलाफ भी होना चाहिए, क्योंकि वो इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हैं, वो इंसाफ जो जिस कुर्सी पे बैठे वो लोगों को इंसाफ देने के लिए बैठे हैं। अब अगर उनकी घर में एक मासूम बच्ची जो है वो जो कि 6-7 महीनों से वो वहाँ पे काम करे और वो मुसलसल तशद्दुद का जो है वो शिकार हो रही है, वहाँ पे उनके फिर बाकायदा तौर पे वो ट्रीटमेंट भी नहीं हो रहे, और जिस तरह जो रिजवाना है जो बच्ची है उनकी वालदा बता रही है कि जिस हालात में वो हमें बच्ची मेरे हवाले की गई बस स्टैंड के ऊपर, और फिर बस में उसका जो कंडीशन, और फिर आज भी वो लाहौर में ज़ेर इलाज है, हॉस्पिटल में एडमिट है, मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में। तो कानूनी तौर पे तो जुडिशरी को या जुडिशल कौंसिल ही जो है वो इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। जज के खिलाफ अगर कार्रवाई मुमकिन है तो वो लाहौर हम ये भी देख रहे हैं कि जज साहब की अहलिया पर जो इल्जामात, जितने भी इल्जामात लगे हैं उसमें से वो कोई इल्जाम नहीं मान रही हैं, अपनी स्टेटमेंट भी अब तब्दील करती दिखाई दे रही जैसा कि आप बता रहे हैं। क्योंकि जब बच्ची की वालिदा की हम स्टेटमेंट हमें पता चल रही है तो वो तो कुछ और ही है। वो ये कहती हैं कि जब गाड़ी में से इसको बाहर धक्का दिया गया या फेंका गया तो यही कहा गया कि अपना कूड़ा करकट ले जाओ। देखिए, जो मैंने अपनी पेपर में पहले भी बताया कि जो मुलजिमा है उसके अपनी ही बयान में वर्बली भी और रिटन फॉर्म में भी कंट्रडिक्शन है। जब उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से प्रोटेक्टिव बेल लेके इस्लामाबाद, क्योंकि मुकदमा इस्लामाबाद में दर्ज था, तो यहाँ पे आई और इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट में जब वो फर्स्ट हेयरिंग पे पेश हुए, जो पिटिशन हमारे पास थी, हमने शेयर भी किया था और उस दिन हमने खबर भी चलाई थी, उसमें मुलजिमा ने कहा कि बच्ची हमारे पास थी, हमारे साथ काम कर रही थी, लेकिन हमने तशद्दुद नहीं किया, ये हमारे ऊपर इल्ज़ामात है और बेबुनियाद मुकदमा बनाया गया। फिर उसके बाद वो जमानत के बाद जब पुलिस ने उनको शामिल तफ्तीश करने का कहा तो वो शामिल तफ्तीश नहीं हुई। जब JIT की बात आई तो JIT बनाने से पहले वो एक दिन शामिल तफ्तीश हो गई, लेकिन वहाँ पे उन्होंने कोई खातिर ख्वाह बयान नहीं दिया। उसके बाद जब फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से इस्लामाबाद पुलिस, IB और ISI की अरकान पे मुश्तमिल जो 5 रुकनी JIT कमेटी बनाई, उसके सामने गुज़श्ता रोज़ जब इतवार के दिन वो पेश हुई तो वहाँ पे उन्होंने जो तहरीरी बयान दिया, उस तहरीरी बयान में उसने बाकायदा तौर पे ये कहा कि न बच्ची मेरे घर मुलाजमा थी, न मैंने उसके ऊपर तशद्दुद किया, लेकिन अपनी ही स्टेटमेंट में वो दोबारा ये बता रही है, ये कहने की कोशिश करिए कि बच्ची मेरे घर नहीं थी, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड से 60-70 हज़ार रुपया जो है वो मासूम बच्ची के वालदा को भेजे है। तो सवालिया निशान ये है कि अगर आपके ये जो बच्ची थी वो आपके घर मुलाजमा नहीं थी तो आप किस खाते में इसके पास जो है इनके वालदा को 70,000 रुपये बेचती रही। दूसरी बात कि आप ये मान रही कि मैंने उसके ऊपर कोई तशद्दुद नहीं किया, तो फिर आप ये क्यों बता रही है अपनी स्टेटमेंट में कि उसके ऊपर वो लड़की को स्किन एलर्जी था, तो उस वजह से उनका जो बॉडी में जो मुख्तलिफ किस्म के जो रैशेस पड़ गए, जो बकौली मीडिया रिपोर्ट्स की या हॉस्पिटल रिपोर्ट के कि चोटों में कीड़े तक पड़ गए, तो वो फिर स्किन एलर्जी से ये चीजें कैसी पॉसिबल है। ठीक है, और अब एक बार फिर से जो मुलजिमा है वो एक बार फिर से JIT के सामने पेश होंगी, तो क्या देख रहे हैं आप, आज इस हवाले से कोई फैसला सामने आएगा? और अगर मुबैना मुलजिमा की जमानत की मुद्दत पूरी हो जाती है, उस पर गिरफ्तारी भी उनकी हो सकती है? देखिए, आज वो सेशन कोर्ट के इस्लामाबाद में पेश हुई है, इस वक्त कोर्ट प्रोसीडिंग है वो चल रहा है और वो इस वक्त कमरे अदालत में मौजूद है। JIT के सामने पेश हुई थी, लेकिन आज जो बॉल है वो सेशन जज फरूख फरीद के कोर्ट में ही है, क्योंकि अगर आज वो जमानत खारिज करते हैं मुलजिमा की तो पुलिस जो है वो कमरे अदालत से ही मुलजिमा को गिरफ्तार करके अडियाला जेल पहुंचा देंगी। लेकिन अगर उसको जमानत जो है
उनकी एक्सटेंड हो जाती है तो नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग पे ये ट्रायल थोड़ा सा चलता रहेगा, और जब तक जो मुलजिमा है या उनके जो वकला है वो अदालत को इस बात पे शवाहिद के साथ मुतमईन नहीं करती कि हाँ बच्ची उनके घर पे मुलाजमा नहीं थी, उन्होंने तशद्दुद नहीं किया, तो उनको जो है या जमानत कन्फर्म हो सकती है या केस से डिस्चार्ज भी हो सकता है। लेकिन ये इनको साबित करना पड़ेगा कि उनके घर में बच्ची मुलाजमा नहीं थी, उन्होंने कोई तशद्दुद नहीं किया। लेकिन चूंकि जिस तरह मैंने बता दिया कि इनकी अपनी ही दरख्वास्त में और अपनी JIT के सामने जो दिया गया बयान है उसमें कंट्रडिक्शन है, तो ये बज़ाहिर यूँ लगेगा कि अगर आज उनको जमानत मिल भी जाती है, एक्सटेंड हो जाती है, तो नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग तक इस खातून जो मुलजिमा है सुमैया हफीज, उसकी गिरफ्तारी इस केस में जो है वो बज़ाहिर तो ज़ीशान जब बच्ची को छोड़ने लोग गए थे बस स्टैंड पर, उस वक्त जज साहब का जो ड्राइवर है वो भी मौजूद था जिस बस स्टैंड पर छोड़ा होगा, वहाँ पर भी CCTV कैमरास मौजूद होंगे, उनसे भी कोई इन्वेस्टिगेशन की गई है, कोई हेल्प इस तरह की भी ली जा रही है। उस ड्राइवर को भी आज बुलाया जाएगा और जो बच्ची के वालिदैन हैं उन्हें भी बुलाया जा रहा है अदालती कार्रवाई में। देखिए, जो अदालती कार्रवाई इस वक्त चल रही है उसमें बच्ची के वालिदैन जो है वो भी मौजूद है, क्योंकि रिस्पोंडेंट है। गुज़श्ता डेट ऑफ हेयरिंग पे जब रिस्पोंडेंट्स को नोटिस हो गए तो फिर जो फरीक होता है जब इनको नोटिस मिल जाते हैं तो उनका आना लाजमी होता है। अगर वो केस की पैरवी नहीं करेंगे बच्ची के जो वालिदैन है तो खुद ब खुद ये जो मुलाजमा है इसको ये एज हासिल होगा, ये बेनिफिट होगा कि ये केस से डिस्चार्ज हो जाएगी, केस ही खत्म हो जाएगा। तो वो रिस्पोंडेंट है वो भी आए हैं, इस वक्त इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट में मौजूद है। उनकी जानिब से जो वकील है साबिक एडवोकेट जनरल जहांगीर जदून बच्ची की तरफ से केस लड़ रहा है, जबकि जो मुलजिमा है वो अपने वकला के साथ कमरे अदालत में मौजूद है। अगर आज उनको जमानत एक्सटेंड हो जाती है, अभी तो बज़ाहिर यूं नहीं लग रहा कि जमानत जो है आज उनको एक्सटेंड हो जाए, लेकिन चूंकि उनका हस्बैंड जो है वो जज है और जिस तरह पाकिस्तान में कानून हमेशा से दो तरह के रहे, अमीरों के लिए अलग और गरीबों के अलग, तो कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन ये भी एक है कि कानूनी तौर पे अगर जमानत इसकी एक्सटेंड हो भी जाती है तो कोई बरखिलाफी कानून कोई अमल नहीं होगा, क्योंकि उनके जो वकला होंगे वो अदालत को मुतमईन करेंगे कि हाँ बच्ची बेशक उनके घर में मुलाजमा बिल्कुल नहीं थी, उन्होंने कोई तशद्दुद नहीं किया था, और इस बात पे कोर्ट को मुतमईन करना पड़ेगा। अगर इस बात पे कोर्ट को मुतमईन नहीं करेंगे वकला तो जो कोर्ट है, जो जज है फरूख फरीद, वो जमानत जो है वो खारिज करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया नुमाइंदा न्यूज़ इस्लामाबाद ज़ीशान सैयद हमें अपडेट करें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ वायरल वीडियोस जिस पर बहुत ज़बरदस्त कमेंट्स भी देखने में आते हैं। तो गुजरांवाला से ये एक वायरल वीडियो है जो आपके साथ शेयर करेंगे। है तो ये कुछ दिन पुरानी, क्योंकि वीकेंड की वजह से हमारा शो नहीं था, तो आज हम ये न्यूज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। न्यू की स्क्रीन पर आपके मनाजिर इस वक्त देख रहे हैं कि असातिज़ा को खराजे तहसीन पेश करने के लिए शहरी ने एक मुनफरिद तरीका निकाला है और वो पहुँचे हैं बैंड बाजे के साथ मिठाई लेकर सिविल स्कूल पहुँचे हैं, जहाँ पर सिविल लाइंस में बेटे के पास होने की खुशी में उन्होंने खराजे तहसीन पेश किया है उन असातिज़ा को जो उनके बच्चे को पढ़ाते थे। तो एक बड़ा अच्छा जेस्चर है कि आपको अप्रिशिएट जो करना है वो भी लोगों को आना चाहिए। शहरोज़ के वालिद का ये कहना था कि जब उन्होंने बेटे के पास होने की खबर सुनी तो उनकी खुशी की इंतहा नहीं रही और वो अपने दोस्तों को लेकर वहाँ पर बैंड बाजा लेकर पहुँचे हैं, तमाम असातिज़ा से मिले हैं, उनका शुक्रिया अदा किया है और जो बेटे की कामयाबी है वो उन्होंने असातिज़ा की मेहनत का नतीजा करार दिया। जबकि जो स्कूल टीचर है मुअज़्ज़म, उनका ये कहना था कि हम बड़े खुश हुए हैं जिस तरह से शहरोज़ के वालिद ने उनकी मेहनत को सराहा है, तो वो बेहद खुश दिखाई दे रहे थे और उनका ये कहना था कि वो अब और भी जांफशानी के साथ जो तमाम तालिब इल्म हैं उनको पढ़ाएंगे। तो बड़ा अच्छा जेस्चर था ये अप्रिसिएशन का।
और मिठाई यहाँ पर बांटी गई है, फुल पार्टी की गई है, वेलें कराई गई हैं, बैंड बाजे वाले मौजूद हैं, ढोल वाले यहाँ पर मौजूद हैं और असातिज़ा बहुत खुश हुए हैं इस जेस्चर से। तो आगे बढ़ते हैं और एक और वाक़या आपके साथ शेयर करते हैं। इंडिया में एक वाक़या पेश आया है, किसी की कब किस्मत बदल जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता, और ऐसा ही वाक़या भारत में खाकरोब ख़वातीन के साथ पेश आया है। ये खाकरोब ख़वातीन का एक ग्रुप था जिन्होंने लॉटरी टिकट ख़रीदा और उस पर उनका 10 करोड़ रुपए का इनाम निकला है। जी हाँ, भारतीय रियासत केरला में 11 खाकरोब ख़वातीन ने 25-25 रुपये इकट्ठे किए हैं, लॉटरी का टिकट ख़रीदा है। लॉटरी टिकट के लिए उनके पास जो पैसे जमा करने वाली खातून हैं उनके पास 25 रुपये भी नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने अपनी साथी से पैसे उधार लिए, अपना हिस्सा उसमें डाला। तो और किस्मत का ये खेल था, किस्मत ने उनका साथ दिया और उनकी 10 करोड़ रुपए यानी कि 12 लाख अमरीकी डॉलर का जो एक जैकपॉट है वो निकल आया है। मनाजिर भी आप देख रहे हैं इस वक्त न्यूज़ की स्क्रीन पर। ख़वातीन खाकरोब का ये जो ग्रुप है ये घर घर जाकर कूड़ा इकट्ठा करता है और उन्हें इस काम के 250 रुपये रोज़ाना मिलते हैं। थोड़ी बहुत रकम जो है वो कचरा बेचकर भी ये ख़वातीन कमा लेती हैं। तमाम ख़वातीन के हिस्से में जब टैक्स कट गया तो उसके बाद 63 लाख फ़ीकस रुपये आए हैं और 10 करोड़ की लॉटरी जीतने के बाद भी इन 11 ख़वातीन ने अपने काम को नहीं छोड़ा, ना ही अपने काम को बुरा समझा, बल्कि दूसरे दिन मामूल के मुताबिक वो ऐन वक्त पर अपने काम पर पहुंच गई हैं ड्यूटी सर अंजाम देने। और उनका यही कहना है कि जिस काम से उन्हें ये लॉटरी उनकी निकली है, ये जैकपॉट लगा है, ये रकम मिली है, तो लॉटरी का टिकट ख़रीदा उन्होंने ज़रूर था, वो उनका इनाम ज़रूर निकल आया, लेकिन वो ये काम कभी भी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इसी वजह से उनकी लॉटरी भी निकली और इनाम में मिलने वाली जो रकम है उन्होंने उससे कर्ज़ भी उतारा है। बच्चों की तालीम के हवाले से भी उनका कहना था और साथ ही साथ उनका ये कहना था कि घर भी इन पैसों से बनाया जाएगा। तो किस्मत कब बदलती है इंसान को कुछ पता नहीं होता इस हवाले से। और ये हम उन ख़वातीन की बात कर रहे हैं जिनके पास 25 रुपये भी मौजूद नहीं थे लॉटरी के टिकट, ये तो उन सब ने मिलकर 25 रुपये डाले हैं, इकट्ठे किए हैं, 10 करोड़ रुपए की इनकी लॉटरी निकली है। और जब टैक्स वगैरह सब कुछ काट लिया गया तो फिर हर किसी के हिस्से तकरीबन 63 लाख रुपए आए हैं, जिसके बाद बहुत सारा कर्ज़ भी लिया हुआ था उन्होंने लोगों से। उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम वो कर्ज़ उतारेंगे, जो हमारे बच्चे हैं उनकी एजुकेशन का अच्छा बंदोबस्त किया जाएगा ताकि वो माशरे में एक अच्छा किरदार अदा कर सकें। हम भी उम्मीद कर सकते हैं कि जो इनाम इन्हें मिला है ये अपनी ज़िंदगी को भी तब्दील कर सकें, अपने घर बनाने पर इसको खर्च करें और जो इर्द गिर्द के उनके लोग मौजूद हैं उनकी भी हेल्प करें, क्योंकि अब तो अच्छी खासी रकम उनके साथ मौजूद है। क्योंकि पहले तो वो 250 रुपये कमा रही थी एक दिन के और अब उनकी 63 लाख रुपए की फ़ीकस लॉटरी भी निकल आई है। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है, इंशाल्लाह कल आप साथ करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।